संजय गांधी ने एक नहीं 8 कंपनी बनाई, एक मारुति कंपनी बनाई जिसकी कभी गाड़ी बाहर ही नहीं आई। लोग उनके जीवन काल में उनके जीवन काल में नहीं आई। 8 कंपनी बनाई जिनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का भी थोड़ा थोड़ा शेयर था, नौकरी भी थी, उनका पैसा आता था। कैसे उन्होंने एक कंपनी जिसमें बड़ी दिलचस्प है, वो कंपनी थी एडवाइस। वो एडवाइस क्या होता था, आपको अगर इंडिया में कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो एडवाइस हम देंगे। सारे प्रोजेक्ट ऐसे मिलते थे बाहर की कंपनियों को। संजय गांधी थे क्या, संजय गांधी के बारे में कुछ लोगों ने लिखा है, मैंने अपनी किताब में मेंशन भी किया है। वो शौकिया तौर पे कारें चोरी कर लेना, जो बढ़िया गाड़ी दिखी कनॉट प्लेस में किसी खड़ी हुई है, 2-3 दोस्त आते थे, उठाओ और ले जाओ। जब तक पेट्रोल खत्म नहीं होता तब तक उसको दौड़ाते रहते दिल्ली में, और रात को छोड़ के निकल गए गाड़ी को कहीं भी। तो वो फंसे भी कब, जब एक गाड़ी जैसी चोरी की गाड़ी लेके भाग रहे थे और उसका एक्सीडेंट हो गया, और वो एक्सीडेंट मारा, पुलिस वाले तुरंत आ गए, उनको उड़ता ले गए। तो उसने पूछे पता क्या है, नाम संजय, पता क्या है, पीएमओ का पता दिया, मजाक कर रहे हो। तब उसने फोन किया, तब पता चला। आप नेहरू जी का एक एक भाषण लाल किले का निकाल के पढ़िए ना, हर एक में वो दुखी होते नजर आएंगे, किसी में खुश होकर नहीं कहेंगे हमने नई योजना शुरू कर दी है। एक योजना सबसे लास्ट में कोई बोली है, तो दौर का भी तो फर्क है। हाँ, वो हर चीज को उन्हें माफ नहीं कर सकते ना, दौर का फर्क है। ये 10 जनपद का हिस्सा है शास्त्री जी का घर, अच्छा, उसे काट के बनाया गया। ये लोगों को पता नहीं है, शास्त्री जी को 10 जनपद अलॉट हुआ था। वो कह रहे थे नहीं, मैं 3 मूर्ति भवन नहीं जाऊंगा। शास्त्री जी के साथ इंदिरा का सलूक बहुत अच्छा नहीं था। इनफैक्ट जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तब भी बहुत सारी फाइल्स इंदिरा से होकर गुजरती थी, और फिर शास्त्री जी के जमाने में भी इंदिरा ने एक तरह से अपने आप को सुपर पीएम मानना शुरू कर दिया था। इसके स्रोत क्या है आपके पास? इमरजेंसी लग गई तब ये एक चीज लेके आई कि प्रधानमंत्री के चुनाव को कोई कोर्ट में चुनौती नहीं दी। अब चुनौती नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट अच्छा में नहीं, संसदीय किसी भी कोर्ट में, ठीक। किसी भी कोर्ट में नहीं। आप बताइए, प्रधानमंत्री कोर्ट से ऊपर हो गया, ये उन्होंने किया प्रावधान, कौन कर देगा ये? इसलिए तानाशाह बोला जाता है, ऐसे ही नहीं बोला जाता। आपने कहा कि सिनेमा का भी यूज किया पॉलिटिक्स में, बिल्कुल। कौन थे नाम बताइए। नहीं, कौन नहीं थे। देखिए, सिनेमा वाले तो बेचारे कमजोर लोग होते हैं, उन पर प्रेशर रहता है। मोदी जी कहेंगे कि भैया इंटरव्यू लेने आ जाओ, तो उन्हें आम के सवाल भी पूछने पड़ते हैं, आज भी होता है, ऐसा नहीं है। राजनीति बिना किरदारों के नहीं चलती। भारतीय राजनीति भी चेहरों से ही चलती है। ऐसा ही बड़ा चेहरा भारतीय राजनीति में हुआ इंदिरा गांधी का। किसी ने उन्हें दुर्गा कहा, किसी ने तानाशाह। और जैसे हर किसी के आम हो या खास 2 पहलू होते हैं, स्याह और सफेद, और मैं तो बिलीव करता हूं कि ग्रे भी इंदिरा गांधी के जीवन में भी थे। इंदिरा गांधी को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, डॉक्यूमेंट्री बनी हैं, लेकिन अब एक लंबा अरसा हो चला था जब लोगों ने थोड़ा पढ़ना कम कर दिया है। तो किताबें भले ही कितनी भी गति से आती रहें, अगर पढ़ने वाले कम हों तो हम अक्सर फिर व्हाट्सएप या और सोशल मीडिया के हवाले हो जाते हैं किसी भी तरह के तथ्य या तर्क के लिए। ऐसे दौर में विष्णु शर्मा एक किताब लाए, नाम है इंदिरा फाइल्स, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये आलोचनात्मक किताब है। इंदिरा गांधी के उस पहलू को उजागर करती है जिसे आप काला कह सकते हैं, स्याह। विष्णु शर्मा लंबे वक्त तक पत्रकार रहे, फिल्म क्रिटिक हैं, और अब तो 2-3 किताबें उनकी आ गई हैं, जिनमें से एक पर आज हम बात करने वाले हैं। किताब में 50 खंड हैं, यानी कि 50 अलग अलग तरह के आरोप। काफ़ी पढ़ लिख कर ये किताब लिखी गई। उन्होंने बहुत पढ़ा है, और इसका सबूत ये है कि हर खंड के बाद उन्होंने रेफरेंस दिए हैं। आप इन रेफरेंसेस में जाएं और फिर अपने स्तर पर भी पता करें कि इंदिरा गांधी को लेकर उन्होंने जो लिखा वो सही है या नहीं है। बहस वैसे भी ज़रूरी है, और लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण है स्वस्थ बहस। तो विष्णु शर्मा आज पढ़ाकू नितिन में हैं, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि इंदिरा गांधी को लेकर कभी कोई पॉडकास्ट करें, तो आज वो इच्छा पूरी होती दिख रही है। इच्छा पूरी करने वाले बैठे हैं, तो सबसे पहले उनका शुक्रिया आपका भी, आज तक का भी यहाँ बुलाया। तो एक तो डिस्क्लेमर ये कि विष्णु जी के साथ मैंने भी काम किया है, और मेरे इंटर्न के दिन थे, और जब विष्णु सर एक पत्रकारिता संस्थान में थे, लेकिन अब काफ़ी लंबा अरसा गुजर गया है जब उनसे मुलाकात हुई नहीं, और जब हुई तो इस रूप में हुई कि अब वो लेखक हो गए हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर कि इंदिरा गांधी की निंदा करने के लिए आपने किताब लिखी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आलोचना तो आपकी की ही होगी कि आप दोनों पहलू रखकर किताब लिख लेते हैं। हाँ, तो मैं ये बताने वाला हूँ कि पहले तो जो आपने बोला ना, किसी ने दुर्गा कहा, तो अटल जी ने उस पर सफाई दे दी थी। टीवी पे आपने देखा होगा, क्लिप वायरल है, मैं शो का नाम नहीं लूँगा, आपके विरोधी चैनल का नाम है। तो उन्होंने कह दिया था कि मैंने कभी दुर्गा नहीं कहा। दूसरा जो निंदा वाली बात थी ना, तो ये सवाल मेरे अंदर भी मथ रहा था। मैंने जो व्यक्तिगत बातचीत में आपको बताया वो यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि हम इंदिरा गांधी के 100 साल पूरे हो रहे थे, और 2017 में तो हमने एक चैनल के लिए 20 एपिसोड बनाए, उसमें 5-5 स्टोरी हर एक में डाली। अच्छा। और 95 स्टोरी उसमें पॉजिटिव थी।
और पॉजिटिव मतलब और इंटरेस्टिंग थी। कुछ कुछ पॉजिटिव ना हो तो इंटरेस्टिंग है, जैसे इंदिरा गांधी पे 4 चिकन 2 अंडे चुराने का आरोप लगा। इस तरह की कहानियां हमने निकाल निकाल के इंदिरा गांधी के बारे में बताई लास्ट, और उसमें कुछ नेगेटिव भी हो गई या कुछ हो गई। हमें लगा कि लोगों को ऐसा लगेगा जैसे हम इंदिरा गांधी के बारे में मज़ेदार चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने एक जो एपिसोड था 5 जो बड़ी चीज़ें हैं इंदिरा गांधी के बारे में, जिनमें 71 की वॉर भी है, सिक्किम विलय भी है, इस तरह की 4-5 चीज़ें उनकी कि कैसे उन्होंने देश बदल दिया। इंदिरा गांधी के 5 बड़े फैसले जिससे देश बदल गया, वो हमने उसमें लिया। वो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद जब किताब की बात थी तो ये आया कि ऐसा क्यों, क्योंकि पढ़ते मुझे लगा दरअसल क्या होता है कि विचारधारा से पहले एक और विचारधारा है, जिसे गरीबी और अमीरी बोलते हैं। एक नेपोटिज्म की विचारधारा है। बहुत सारे अमीर या जो भी बड़े पोजीशंस पे लोग बैठे होते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तुम्हारा जो छोटी छोटी जगह से लोग आए हैं, हम जैसे जो बहुत सारे श्रोता होंगे और आपके न्यूज़ रूम में भी लोग होंगे छोटी जगह से आए होंगे, तो उनका रास्ता रोकता कौन है। और ये मैंने भूमिका में लिखा है। ये जो आपके सवाल का जवाब मेरी भूमिका में है कि लोग ये सवाल करेंगे। तो मुझे लगता था कि नेपोटिज्म एक बड़ी चीज़ है जो हमारा रास्ता रोकती है। जो लोग जिनके कोई ऊपर हाथ रखने वाला नहीं है, पैसे देने वाला नहीं है, सपोर्ट करने वाला नहीं है, इवन वो जिस चीज़ का हकदार है उससे भी छीन लेते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि अगर देश में देखा जाए तो नेपोटिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण, और मैंने इसे भूमिका में लिखा है, वो इंदिरा गांधी है। वो और उसकी जो कहते हैं ना कि काली छाया अभी तक कांग्रेस पार्टी पर भी है। वो खानदान निकल नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी जिसने इतना काम किया देश के लिए, आज़ादी से पहले भी आज़ादी के बाद भी, वो एक परिवार के साए में रहती हूँ, उसके नेगेटिव होते हैं। तो इंदिरा गांधी को लेके मैंने यही सोचा कि नेपोटिज्म का एक बड़ा उदाहरण कैसे उनको बढ़ाया गया, कैसे उन्होंने बाकी फैसले, इवन उन पापा पीएम हैं और वो फैसले ले रही हैं, और उन फैसलों से बाद में देश को कैसे नुकसान पहुंचा, वो सारी चीज़ें मुझे लगा कि इसको इस एक एंगल से लेना चाहिए। वो उस तरह से मैंने इसको किया। अच्छी बात क्या है कि आपने जब ये सब खंड लिखे हैं तो उसमें रेफरेंस दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये तो वही आरोप हैं जो हवाई जो लगते रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने इसमें बहुत सारी किताबों के नाम दिए हैं। अब ये अलग विषय है, लोग कितना किताब उठा के उसे पढ़ें, फिर उस लेखक ने कहाँ से प्रेरित होकर क्या लिखा। 50 चीज़ों का आपने जिक्र किया, उसमें सबसे पहली मैंने पढ़ा नेपोटिज्म है। आपने इसमें शास्त्री जी का भी जिक्र किया। मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी जब मैं पढ़ रहा था कि लाल बहादुर शास्त्री को हम ऐसा फिगर मानते रहे जो मजबूती से पाकिस्तान के सामने खड़ा रहा, है ना। पाकिस्तान के जो शासक थे वो मानते थे ये तो छोटी सी हाइट का व्यक्ति, ये क्या करेगा, शायद इसलिए वो धृष्टता भी कर बैठे हमले की। लेकिन शास्त्री ने जवाब दिया। इनफैक्ट आपने इसमें जिक्र भी किया और वो तस्वीर भी है जब वो टैंक पर खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि राजनीतिक कुशलता में भी वो अव्वल हैं, और अगर कहीं युद्ध छिड़ जाए तो भी आगे जाकर उसे लीड कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री तो उस वक्त थे जब इंदिरा को अध्यक्ष बनाया जा रहा था, आगे बढ़ाया जा रहा था 59 में जी। तो सिनेरियो क्या था, क्यों कांग्रेस के अंदर से असहमति की आवाज़ नहीं उठी, जबकि इसी कांग्रेस के अंदर से हमेशा असहमति की आवाज़ें उठती रही हैं, कभी सुभाष चंद्र बोस के तौर पर और कभी एक सोशलिस्ट खेमे के तौर पर। मोतीलाल नेहरू भी अलग हुए थे, है ना। तो अब क्या हुआ फिर कि शास्त्री जैसे लोग भी चुप रह गए? देखिए ऐसा होता है कि जब आपने कहा ना कि आवाज़ नहीं उठी, आवाज़ हमेशा उठती रही। लेकिन एक चीज़ होती है, जैसे मोदी जी उठ रहे थे जब, तो आडवाणी जी नाराज़ हो गए, वापस हो गए घर, सबको मालूम है। आवाज़ें हमेशा उठती रही हैं। मैं जब पटेल थी तब तक उन विरोधी आवाज़ों का प्रतीक होते थे। और अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे कि कितनी बार मैं अकाउंट नहीं कर पाया, 3-4 बार तो मुझे मालूम है कि नेहरू जी ने इस्तीफ़ा देने की पेशकश कर दी कि मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं ये, तो एक बार फिर माउंट बेटन उन्हें समझाया। ये सब किस्से तमाम सारे हैं। उन्हीं में पुरुषोत्तम दास टंडन का पढ़िए। पुरुषोत्तम दास टंडन कौन थे? वकील थे, नेहरू जी के शहर के थे, हिंदी के बहुत प्रबल हिमायती थे, राजऋषि टंडन कहा जाता था उनको पटेल खेमे ने खड़ा किया अध्यक्ष के तौर पे। क्योंकि अध्यक्षों में आप अगर जाएंगे तो नेहरू जी का चुनाव तो जो है ही, प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद कृपलानी जी, और उसके बाद फिर ये बात हो रही थी कि अब कौन बनेगा, तो उसमें नाम पुरुषोत्तम दास टंडन का शायद 49 या 50 की बात है। और उनको जब या तो नेहरू जी खड़े हो गए, और मतलब वो एक तरह से उन्होंने कहा कि ये जो भी उनके अपोज में शायद JB कृपलानी थे कि ये मेरा बंदा है, अगर ये हार गए तो मेरी हार होगी, और वो हार गए। राजऋषि टंडन जीत गए। लेकिन किस्मत या बदकिस्मती के उसी साल पटेल ख़त्म हो गए 50 में। फिर क्या हुआ?
फिर ये हुआ कि राजऋषि टंडन को इतना मजबूर कर दिया गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा अध्यक्ष पद से। फिर वो किसको लेके आते हैं, ये कहानी भी मैंने लिखी है, शायद इस किताब में हो या दूसरी में हो, कि कैसे वो गुजरात से उनको लेके आते। 3-4 साल तो फिर नेहरू जी अध्यक्ष बने रहे, और फिर गुजरात से क्या नाम था उनका, वहाँ के मुख्यमंत्री थे, नाम में डा किसी कुछ नाम बोल रहा हूँ मैं, तो वो आए, फिर कई साल वो अध्यक्ष रहे। फिर उसके बाद तय हुआ कि अब अपने ही कोई आदमी लाना है, तब जाके इंदिरा गांधी आ रही हैं। ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि तो कांग्रेस इंदिरा में गांधी, असहमति की आवाज हमेशा उठती रही, तब वही हुआ। इसमें पूरा किताब जो मैंने दी है ना, मैंने शॉर्ट में लिखा है, उस वक्त ये हुआ कि जिनका निंजा लिंगप्पा को बनना था उनको भेज दिया गया, वो उनका लास्ट तक चल रहा था, उनका स्वागत भी हो गया, 4-5 जगह पे स्वागत हो गया, छोटे छोटे कैंप लगते हैं, हाँ यही बनेंगे, और उनको विदा कर दिया गया, वो चले गए, तो असहमति वाले सारे लोग चले गए। तो इन्होंने कि सहमति बने, इसके लिए दबाव डाला। नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, पटेल के जाने के बाद कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो नेहरू की खिलाफत कर सके। सही बात यह है कि लोगों ने संसद में अलग अलग मौके पर बहुत छोटे लेवल पे जो खड़े हुए, मैंने 3 लोगों के नाम इसमें बड़े नेताओं के लिखे, कामराज भी थे उनमें, 2 और थे, और शास्त्री जी तो शुरू से ही नेहरू जी के, मतलब वो तो नेहरू जी को महानायक मानते थे। यानी नेहरू जी एक जगह कहीं आप जाएंगे शास्त्री जी के घर पे, तो एक कोट टंगा हुआ है उनका, जो नेहरू जी ने उनको दिया था। उनके पास कोट नहीं था पहनने को, कि एक पार्टी में कहीं जाना था शायद, या बाहर जाना था कहीं विदेश, तो मेरा कोट लेके जाइए। तो वो तो आप जब किसी को, जैसे बहुत सारे लोग होंगे मोदी जी के आगे नतमस्तक रहते होंगे, उस वक्त उन्हें समझ में नहीं आता होगा कोई गलती भी हो रही है, तो वो गलती नहीं हुई। लेकिन बाद में कुलदीप नायर की बात भी है, उसमें वो कह रहे हैं कि सर आप उनके दिमाग में, आपका इस बारे में सोच रहे हैं, तो इसी किताब में लिखा है। तो वो कह रहे हैं उनके दिमाग में तो उनकी पुत्री है, लेकिन वो स्थिति में नहीं थे, मतलब ना तो वो विरोध करके क्या कर लेते। जिनको इंदिरा गांधी ऐसे बैठा देती हों, विरोध करके उनकी कुछ अपनी पोजीशन नहीं थी, उनको मंत्री पद से हटा दिया, तो 500-500 रुपये के आर्टिकल कुलदीप नायर ने उनकी बात कराई, तब वो लिख रहे थे, ऐसे खर्चा चल रहा था उनका। तो ताकत भी तो होनी चाहिए ना, जनता साथ, जनता से मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी तो उनके साथ होनी चाहिए। उतने लोकप्रिय नहीं थे कांग्रेस में कि वो विरोध करते तो लोग उनके साथ चलते, मुखालफत करते तो लोग साथ नहीं, चलो हो सकता है नेहरू जी इतने सारे जो खड़ा करके आए लंबे समय से, तो उनके सामने बहुत दिनों तक कोई नेता पटेल के बाद इतना कोई खड़ा उतने बड़े कद का नहीं था, आप ये कह रहे हैं। हाँ, उस वक्त नहीं थे नेहरू जी के, उसके नहीं थे वो। सही, ये बात तो सही है। सही। अच्छा, आपने इस किताब में मतलब 50 किस्से हैं, मैं किस किस पर बात करूं, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने एक जगह ये बताया कि शास्त्री जी के साथ इंदिरा का सलूक बहुत अच्छा नहीं था। इनफैक्ट जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तब भी बहुत सारी फाइल्स इंदिरा से होकर गुजरती थीं, और फिर शास्त्री जी के ज़माने में भी इंदिरा ने एक तरह से अपने आप को सुपर पीएम मानना शुरू कर दिया था। इसके स्रोत क्या है आपके पास? ये मैंने सारे रेफरेंसेस अलग अलग बुक से लिए हैं, तो 2-3 मैं घटनाएं बता देता हूँ जी, जो मुझे अभी याद आ रही हैं, क्योंकि बुक का सारा कंटेंट मुझे 1.5 साल पहले का याद नहीं रहता। मैं बता देता हूँ, आपने संदर्भ लिया है कुलदीप नैयर की। नहीं, वो घटना कौन सी है, और घटना के इसी साथ इसी इसी खंड में है ना, शास्त्री जी के साथ इंदिरा गांधी का ऐसा था सलूक। तो मैं लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, कुलदीप नैयर की आत्मकथा। और कुलदीप नैयर इसलिए इंपॉर्टेंट फिगर है क्योंकि वो शास्त्री जी के साथ उनके सेक्रेटरी के तौर पर लंबे समय तक सक्रिय रहे, प्रेस सेक्रेटरी। इनफैक्ट जब ताशकंद में उनकी मौत हुई तो कुलदीप जी वहाँ पे थे। इसके अलावा आपने कैथरीन फ्रैंक की किताब का जिक्र किया है, और दुर्गा दास की किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, और इसी तरह इंदर मल्होत्रा की भी किताब है, उसका जिक्र हुआ है। हाँ, अब आप बता सकते हैं। तो इनमें से क्या घटनाएं थी कि जैसे एक बार जब आप बोल रहे थे उनके सामने भी किया, तो सामने की घटना थी जब इंदिरा गांधी वो थी, उनकी सरकार में INP मिनिस्टर बन गई थी। हाँ, और वो प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी। तब उन्होंने कहा कि वो एक रक्षा मंत्री के लिए स्वर्ण सिंह का नाम उन्होंने लिया कि इनको हम रक्षा मंत्री बनाना है। लेकिन इंदिरा गांधी इस बात पे बिफर गई, मुझसे सलाह क्यों नहीं ली गई। अच्छा, उन्होंने कहा? हाँ, मुझसे सलाह क्यों नहीं ली गई। क्या प्रधानमंत्री मोदी कुछ तय करें और अमित शाह को बयान दे सकते हैं? अमित शाह गया, कोई भी और तीसरा चौथा नहीं, तो मुझसे सलाह नहीं ली गई। विशेषाधिकार है कि वो अपने कैबिनेट में किसे रखें। बस वही। और उन्होंने कहा तो आपका क्यों सलाह ली जाए। इंदर मल्होत्रा ने शायद इसका जिक्र किया है कि आपकी क्यों सलाह ली जाए, कि मैं बहुत लोकप्रिय नेता हूँ और ये व्यक्ति मतलब मेरी नहीं आजकल सुन रहे हैं, ये उनकी सुन रहे हैं। उस वक्त वो अध्यक्ष नहीं, क्या पार्टी कुछ नहीं थे, अध्यक्ष तो बस 59 में थे, उसके बाद वो बाद में रही हैं। जी,
जब प्रधानमंत्री के साथ साथ रही हैं कुछ साल के लिए। जी। हाँ, उस वक्त कोई पोजीशन नहीं थी उनकी। वो गई, उन्होंने कई फैसले मैंने लिखे हैं। जब भी वो फैसले लिखे हैं, चाहे वो दलाई लामा को यहाँ लाने का हो तब भी फैसला हो, बॉम्बे का जो विघटन हुआ गुजरात और उससे पहले जो आंदोलन चला पूरा, उसके लिए वो गई वहाँ पे। इस वक्त इवन ताशकंद नहीं, जो चाइना का हमला हुआ, तो वो कौन सी जगह थी जहाँ पे तेजपुर वो बिना सैम बहादुर की फिल्म में गलत दिखाया है। अच्छा, हाँ, ये तथ्य गलत है उसमें। गलत होना चाहिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि हालांकि वो मुझे लग रहा था कि वो मैंने दिखा देखी रहे हैं, लेकिन उसमें जाते नहीं दिखाया। नहीं, गलत नहीं, क्योंकि उन्होंने वो सीन ही काट लिया। अच्छा। वो जा रहे थे, मुझे लग रहा है गलत दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री इसको भेज रहे हैं इंदिरा गांधी को, लेकिन वो बैक कर गए उस सीन से, तो उन्होंने दिखाया नहीं कि भेजा नहीं था। हाँ, वो अपनी नहीं, मर्जी से उन्होंने गई थी। भेजने वाला या ना भेजने वाला दोनों ही सीन काट दिए। हाँ, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भेजा किसी ने नहीं था, वो अपनी मना मर्जी से कर रहे गई थे, आर्मी चीफ ने मना किया, अच्छा। नेहरू जी ने मना किया, उसके बावजूद वो गई वहाँ पे गई। तो ऐसा सब जगह हुआ। अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बस एक काम जो किया, वो मैंने पूरा चैप्टर लिखा है, केरल की सरकार जो गिराई। हाँ, पहली सरकार हिंदुस्तान लेफ्ट की जो केंद्र के हस्तक्षेप से गिरी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और वो पहली सरकार थी वर्ल्ड में चुनी हुई लेफ्ट की, चुनी हुई कहीं भी शायद, जहाँ तक मुझे मालूम है। और वो पहली बार लेफ्ट की सरकार चुनी। तो इंदिरा गांधी को ये हजम नहीं हो रहा था, वो अभी जैसे निकली थी, वो जमीन से उठी नेता तो थी नहीं। थोड़ा बहुत उन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन में घर में जो उनके आंदोलन होते वानर सेना में की, वो और बचपन की बात है, वो उन्होंने किया। और एक दो जगह किया, 42 में भी शायद अरेस्ट हुई थी या बच गई थी। तो क्योंकि हनीमून से लौटी थी, मुझे ध्यान है कि फिर उनको शायद अरेस्ट किया गया था। तो ऐसा एक दो बार आंदोलन में तो वो थी। हाँ, लेकिन एक होता था कि फैमिली के आंदोलन होते थे और वो उन सब में जाते थे, और अक्सर वो फैमिली के लोग एक साथ गिरफ्तार होते थे, ऐसा होता था। तो उस पर मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन होता ये है कि उनको चीज़ों को देखने का जो क्रम है, उन्हें ये नागवार गुजरा था कि कैसे वहाँ लेफ्ट की सरकार बन गई। और ये कई लोगों ने लिखा उस समय के। तो इस बात को लेकर उनकी, क्योंकि लेफ्ट की तरफ झुकाव था फिरोज गांधी का, एक पूरा एक किस्सा भी सुना होगा, सब लोगों ने पढ़ा भी है। मतलब लोग, किसी ने लिखा है, मैंने उसको कोट किया है वहाँ पे, किसने लिखा है, उसने फिरोज गांधी के साथ बहस हो गई कि तुम फासिस्ट हो। उन्होंने कहा तुम सरकार कैसे गिरा दोगी, क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ झुकाव था उनका। लेकिन इंदिरा गांधी लेफ्ट को केवल उतना इस्तेमाल करती थी जब जहाँ ज़रूरत होती थी। ये उन्होंने किया। फिर वहाँ जो एजुकेशन सुधार लाई लेफ्ट की सरकार, तो उन्होंने बहाने बनाए कि वो गांधी जी की तस्वीरें हटा रहे हैं, नेहरू जी की तस्वीरें वहाँ से हटा रहे हैं, स्कूलों से इस्लाम दखल दे रहे हैं। बात कही, फिरोज ने उन्हें फासिस्ट कहा था, आपने शायद इसमें जिक्र किया है, बर्टिल फॉक की किताब है फिरोज द फॉरगॉटन गांधी। अच्छा, तो उन्होंने ये सब कारण बताते हुए उसे गिरवाया, जबकि वो प्रधानमंत्री भी नहीं थी। हाँ, अध्यक्ष थी, लेकिन अध्यक्ष थी। वो गई वहाँ पे, और वो अध्यक्ष थी, उन्होंने प्रेशर दिया, और सब जानते थे कि इंदिरा गांधी कई बार उसके ऊपर, उन्होंने कहा था, उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि उन्होंने कहा था कि आई हैव जम्प्ड ओवर द हेड ऑफ पीएम। तो ये कुछ लाइन थी इस तरह की। तो उन्होंने कहा था मैं बार बार उनके सर से कूदूंगी, जब वो मेरी बात नहीं मानेंगे। मैं आखिर नेहरू की बेटी हूँ, मैं इस कांग्रेस का, हम लोगों ने इतने उसको खड़ा किया है, हम देश की, मैं लोकप्रिय नेता हूँ, मेरे बिना कैसे ये सरकार चल पाएगी। उनसे पूछा गया कि तो आप अगर नहीं चलेगी आपकी तो सरकार गिर जाएगी। बोलो बिल्कुल गिर सकती है। ये पूरा कन्वर्सेशन इस किताब में है। मैं इसलिए पूरी कहानियाँ नहीं सुना सकता, बीच बीच में जहाँ जहाँ मुझे याद आ रहा है उनके लिए लोगों को किताब भी पढ़नी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, किताब पढ़ना तो जरूरी तो अगर कोई मंत्री ये कह रहा है और प्रधानमंत्री के लिए कि उनकी बात को बार बार डिफाई करूंगी, तो सोचिए। और उससे नुकसान, मैंने एक पूरा चैप्टर इसमें एक लिखा है कि हिंदी विरोधी जो आंदोलन था, जो हिंदी आज तक लागू नहीं हुई, उसके लिए इंदिरा गांधी कैसे जिम्मेदार है, कैसे। इसके लिए शुरुआती चैप्टर की शायद सुहासिनी अली या किस लेफ्ट की कोई नेता थी, उन्होंने पूरा का पूरा लेख लिखा था। वो लेख मैंने चिपकाया है कि वो गई जाके, उनके मंत्रालय ने सबसे पहले वो जारी किया कि अब हिंदी जहाँ पर लागू होगी। कामराज और शास्त्री जी, ये लोग वहाँ पर इस आंदोलन को, कामराज साउथ के थे, और वो दोनों लोग बात कर रहे हैं उन लोगों से कि कैसे इसको हिंदी को, वहाँ जो विरोध तो हो रहा था और नियम था कि भैया 65 में होनी है हिंदी लागू, लेकिन आसान नहीं था, सेंसिटिव इशू था। डीएमके उसको मुद्दा बना रही थी जो नई नई उठी थी, और भाषा के आधार पर राज्य बनने लगे थे। हाँ, तो वो और सब हो रहा था, फॉल्ट लाइन उभर रही थी। शास्त्री जी की इच्छा भी अच्छी थी, कामराज की साउथ में पकड़ थी, ये लोग बात कर रहे थे, लेकिन बीच में ही इन्होंने एकदम आग कैसे भड़की, क्योंकि एक तो इनके मंत्रालय ने IND मिनिस्ट्री से हुआ, और एक शायद और कोई मंत्रालय था, उन्होंने एक सर्कुलर जैसे जारी कर दिया। कैसे होगा, जैसे अभी हुआ, मोदी जी ने बोला कि भैया हमने 5 साल तक का कर दिया राशन और फ्री, और अचानक एक मंत्रालय से ये मैसेज आ गया कि ये इसी साल के एंड तक ये खत्म हो रहा है। वो एक मिसकम्युनिकेशन कई बार होता है।
पर वो किया तो उसकी वजह से गड़बड़ होगी। उसके बाद भी इंदिरा दी नहीं मानी, वो वहाँ चलेगी, मैं वायदा कराएं कि नहीं लागू होगी हिंदी। प्रधानमंत्री के बिहाफ पे आप कैसे कर सकते हो जबकि प्रधानमंत्री राजी नहीं है। और उससे बड़ी बात शास्त्री जी के बारे में सबसे जो मतलब जो हम जैसे लोगों को थोड़ा सा बहुत ऑड लगती है, अजीब लगती है, वो ये, आपने 10 जनपद देखा है, सुना होगा 10 जनपद देखा भी है, सुना भी और है। शास्त्री जी का घर देखा है? मैं गया हूँ। गए हैं ना? हाँ। तो आपको मालूम है 10 जनपद शास्त्री जी का निवास था। ये 10 जनपद का हिस्सा है शास्त्री जी का घर, अच्छा, उसमें से काट के बनाया ऐसा गया अलग कर दिया। उसे काट के बनाया गया है। ये लोगों को पता नहीं है। शास्त्री जी को 10 जनपद अलॉट हुआ था। वो कह रहे थे नहीं, मैं 3 मूर्ति भवन नहीं जाऊंगा, मैं 10 जनपद मतलब दूसरा ढूंढा उनके लिए, 10 जनपद में रहे। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसमें राजीव गांधी आ गए, सोनिया गांधी आ गई, रहते रहे सब लोग, प्रधानमंत्री ये सब नहीं है, तब भी उन्हीं को मिलता रहा। जब इन्होंने मांगा, शास्त्री जी, ललिता शास्त्री जी ने 2 किस्से हैं। पहले उन्होंने मांगा कि भैया इनका अंतिम संस्कार यहीं हो। दिल्ली में। जाने कहाँ से कांग्रेसियों को एक गैंग आ गया, नहीं भाई वो तो इलाहाबाद में होगा उनका अंतिम संस्कार। हाँ नहीं, हाँ थे तो बनारस के, लेकिन इलाहाबाद उनका कार्यक्षेत्र था। तो वहाँ पे होगा, वहाँ पे होगा और मर जाएंगे, कट जाएंगे। अब ये प्लांटेड थे। ललिता जी बोली कि हम चाह नहीं रहे, ये लोग कौन है जो चाह रहे हैं? वो धरने पे बैठ गए हैं। बताइए, एक प्रधानमंत्री शास्त्री जी की पत्नी को धरने पे बैठना पड़े कि मेरे पति का अंतिम संस्कार यहाँ हो, और प्लस जय जवान जय किसान उनकी समाधि पर लिखा जाए। उनकी अब शर्मिष्ठा मुखर्जी की बेटी कह रही है कि पीवी नरसिंह राव के उसको उन्होंने शव को अंदर नहीं जाने दिया, सोनिया गांधी ने मना कर दिया कि अंदर एसीसी का ऑफिस नहीं जाएगा। ये किस्सा तो अब कई किताबों। हाँ, लेकिन हाँ वो बहुत पुराना है, लेकिन अब शर्मिष्ठा मुखर्जी का और प्रणब मुखर्जी का बयान आना बड़ी बात है, उनकी डायरी से। अब तो किताब आ गई। हाँ, अब किताब आ गई उनके हवाले से। तो वही सेम हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इनकी समाधि यहाँ नहीं बनेगी। वो चाहते ही नहीं किसी की समाधि यहाँ बने। नहीं, उनसे मैं बात करूँगा, वो आने वाली है। हाँ, अच्छी बात। तो उन्होंने कहा कि यहाँ किसी की समाधि नहीं बनेगी, जैसे हमारा राज रहे पूरे में, या संती वन हो, संजय वन हो, जो भी वन हो, मतलब सब सारे जो उनके हैं वो उनके हों, शक्ति स्थल हो। तो उन्होंने क्या किया कि अब जब रायता फैल गया पूरे में, हो गया नाटक, तब जाके उन्हें समाधि, फिर जय जवान जय किसान नहीं लिखने दे रहे थे। क्यों? कुछ नहीं, उनको बड़ा नहीं करना है, वो मानते नहीं। तो उन्हें इतने, आप जो कह रहे हो ना कि बड़े नेता थे कि नहीं, याद है, जब वो नहीं मानते थे, का ही दिया नारा है ये उन्हें, हाँ, तो उन्हें लगता उसी में सब जोड़ते जा रहे हैं। केजरीवाल जी ने भी कुछ जोड़ दिया है, जय विज्ञान, हाँ जय विज्ञान, मोदी जी ने भी जोड़ दिया है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, जब सब जोड़ते जा रहे हैं, लेकिन किसी को क्या मालूम कि जय जवान जय किसान भी लिखवाना नहीं चाहती थी इंदिरा गांधी, तो आना चाहिए ना सामने। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी तो चली गई, उनके बाद की पूरा गांधी परिवार ने कभी नहीं चाहा कि जो 10 जनपद इनको दिया जाए। तब शायद वाजपेयी जी की सरकार में ये तय हुआ और कि इसका एक हिस्सा काट के दे दिया जाए, जितने में रह रहे थे जिस भवन में वो दे दिया जाए, उतना दे के उन्हें उसका नया नाम दिया गया। एक मोतीलाल नेहरू रोड ही अलग बना दी। आज तक लोगों को नहीं मालूम है कि वो 10 जनपद का हिस्सा था। और फिर उसको दे के फिर वो शायद जब तक वाजपेयी जी चले गए या तो मनमोहन सिंह की सरकार में वो चला गया, बन के उनके में तैयार हो गया, तो उन्होंने पास किया था, ये हो गया। तो ये एक शास्त्री जैसे कद के नेता को इतना सब झेलना पड़ता है, उनके परिवार को, तो क्यों? वो भी हमारी तरह ज़मीन से निकले, और यहाँ नेपोटिज्म है, जिसको वो चाहेंगे वो करेंगे। मेरी लड़ाई केवल विचारधारा की नहीं है, ये है कि केवल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने इसलिए किताब की भूमिका में लिखा कि जो ये किन लोगों के लिए किताब है, पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए तो है ही, जाने वो, लेकिन जो राजनीति में आ रहे हैं नए, बीजेपी के आ रहे हैं, वो भी ये जाने कि ये सब नहीं करना है। कांग्रेस वाले भी ये तो जानेंगे ये नहीं करना है, प्लस ये भी जाने कि उन्हें किन किन सवालों के जवाब देने हैं। कि कल को कोई पूछेगा उनसे, आप किसी डिबेट में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो ये पता होना चाहिए ना कि उनके जितने गांधी परिवार के या और भी ये पाप सब आप धो के चल रहे हो, इनको इन पे जवाब आपको देना पड़ेगा। तो उन्हें केवल नॉलेज ये मिले, मतलब उसको ये सोचना चाहिए मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, बजाय मैंने तो रेफरेंस दे दिया भाई, वहाँ से लिया मैंने, मतलब मैं मोटे तौर पर सेफ हूँ, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, जैसे कुछ बातें तो जो आपने बताई उसमें ये भी लगता है कि एक व्यक्ति का स्वभाव है, कुछ मान लीजिए इगोइस्टिक है या कुछ भी, वो भी है, लेकिन कुछ चीज़ें आपने पॉलिसी लेवल पर लिखी कि वो गलती है। क्या पॉलिसी लेवल की गलतियों को और मानवीय स्वभाव वाली गलतियों को हम एक जैसा मान सकते हैं? नहीं, दरअसल क्या होता है कि कभी कभी पॉलिसी पे मानवीय स्वभाव भारी है। अच्छा, कई बार मानवीय स्वभाव भारी है कि पॉलिसी हमने ये बनाई, गुस्से में कुछ बनाया, या जो आदमी का तेवर है उसके हिसाब से बनाया, तो किसी के तेवर अलग तरह के, इमोशनल होके बना दिया। हाँ, कुछ लोगों के बना दिया। कई बार तो मैंने तो एक जगह लिखा है कि इनकी पॉलिसी कहाँ तय हो रही है, सरकार की पॉलिसी कहाँ तय होती है? कांग्रेस के अधिवेशन में। पहले वो पास करता है,
फिर सरकार में जारी थी। ये एक जगह लिखा है। चंडीगढ़ के अधिवेशन में इन लोगों ने एक रूल पास कर दिया कि 5 साल की जगह 6 साल सरकार चलेगी। ये कौन तय करेगा? वो तो संसद तय करेगी। तो फिर नहीं हुआ तो नहीं, पर ये हुआ, यही हुआ ना, ये हुआ था भाई। इमरजेंसी के दौरान 5 साल की जगह इंदिरा गांधी की सरकार 6 साल के लिए कर दी गई थी, और वो पूरा 6 साल नहीं हो पाया, उससे पहले उन्होंने चुनाव करा दिया। वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन बिना संसद के उसके तो आप कुछ भी पास आए करते रहो। संसद में आप। देश की 2,500 पॉलिटिकल पार्टीज किसी अधिवेशन में कुछ तय करें, जाना संसद में पड़ेगा। पर ये बताने की जरूरत है ना कि ऐसा आगे से ना हो। इतिहास क्यों बताया जाता है कि ये चीज़ें, गलत चीज़ें ना हो? उन्हें जानकारी ये देनी पड़ती है कि भैया पॉलिसी जो डिसीजन हो रहे हैं वो संसद में हो बैठ के, ना कि यहाँ पे हो कि अधिवेशन में आप ऐलान कर देते हो पहले कि हमने ऐसा कर दिया, हम कर रहे हैं। ये गलत है। तो वो चीज़ें मैंने उठाई हैं कि जो, जैसे अभी न्यूक्लियर पॉलिसी की बात थी, तो क्या कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया का भावुक हो, बुद्धिमान हो, कुछ भी हो, ये कह सकता है कि मैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देने को तैयार हूँ? क्या लगता है आपको? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अब तो नहीं कह सकता कोई भी, तब पर कह सकता था। आपने नहीं, उन्होंने जो जिक्र किया, मैं वो चाहता हूँ आप बताएं लोगों को क्या परिप्रेक्ष्य था, संसद में खड़े होकर उन्होंने क्यों ये बात कही, क्या हुआ था? जब 74 का जो हुआ तो बड़ी बात थी। बड़ी बात थी। ये मैंने उनके 5 उसमें लिखा है। हाँ, कि उन्होंने उपलब्धियां हैं, बिल्कुल परमाणु परीक्षण किया। अच्छा, ये भी था कि जब तक मैंने परमाणु फिल्म नहीं देखी तब तक मुझे अंदाज नहीं था कि अटल जी के में क्या बड़ा था। मुझे लगा इंदिरा जी ने एक सीरीज है। हाँ, तो ये हुआ, फिर वो हुआ। लेकिन हाँ, वो सीरीज तो है। हाँ। लेकिन वो केवल शांतिप्रिय उद्देश्यों से था और इन्होंने बॉम्ब बनाए। फर्क बड़ा था और वो बड़ी बात थी। लेकिन जो उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने बड़ा किया, शांतिपूर्ण उद्देश्यों से बताता है हर कोई। हाँ, वो बताते वैसे ही हैं सब। हाँ, वो तो अटल जी ने नहीं बताया हाँ। कि बॉम्ब क्यों बना रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो इन्होंने कहा, तो प्रेशर होता है, हर बार ये प्रेशर होगा। आप जब भी परमाणु का विस्फोट करेंगे प्रेशर होगा। अब आपकी डिप्लोमेसी है कि इसे कैसे करते हैं। तो इंदिरा गांधी ने तय किया कि हम ये टेक्नोलॉजी, और लोकसभा में खड़े होकर बोला कि हम ये टेक्नोलॉजी, हमें दो जगह से उन्हें वो आया, शायद कनाडा से भी और शायद फ्रांस से भी मेरे ख्याल से। और पाकिस्तान की चिंताओं को उन्होंने कहा कि नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मतलब हम आपको वो टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं। ओपन वहाँ से ऐलान किया। और फिर लास्ट में लिखा नीचे, वो आप जब लोकसभा की प्रोसीडिंग्स निकालेंगे ना, डेट वाइज जो मैंने डेट दी हुई है, तो उसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये चीज़ कहीं भी मतलब कोट नहीं की जा सकती, इस पर सवाल भी नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? इंदिरा गांधी के बयान पे ना कोई सवाल होगा, ना ये छपेगी, यहाँ कुछ होगा। और एक वो जो भी था, ये उन्होंने कहा उस वक्त, अभी भी लिखा हुआ है उस पर। क्यों किया गया? क्यों बांटने को तैयार थी लेकिन वो टेक्नोलॉजी? नहीं, वो तो उन्होंने केवल टेंशन कम करने के लिए सोचा होगा, लेकिन वे भूल गई तो जुमला कि पाकिस्तान को नहीं दे सकते। तो ये भी तो हो सकता है नेचुरली क्या उनके दिमाग में चल रहा है, भी तो हो सकता है। हाँ, इसको जुमला बोल सकते हैं आप। लेकिन वो उनका दिमाग के लिए, भैया पाकिस्तान से हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैसे बांट सकते हैं, कोई नहीं सोच सकता है। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा, वो भी नहीं, यही मानव स्वभाव, भावों को उगना या अपने दिमाग से अकल चलाना। मैं वही तो बोल रहा हूँ आपसे। आपने ठीक है खंड लिखा, और हम में से कोई जानता नहीं है कि असल में क्या रहा होगा। और ये भी एक तथ्य है कि उन्होंने संसद में कहा ही होगा, क्योंकि आपने रेफरेंस दिया है। वो तो कहा, हाँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो जुमला था या वो टैकल करने का एक तरीका था उस वक्त। इंदिरा गांधी ने इस पे कोई, अगर इंदिरा गांधी का कोई पक्ष आया होता कभी बाद में, और या वहाँ वो सवाल पूछने की अनुमति देते, तो बाकी संसद, हाँ, पक्ष तो शायद कभी आ जाता अगर कोई सवाल पूछता। हाँ, सवाल ही पूछना, सवाल नहीं पूछा, बाद में मीडिया ने भी नहीं, किसी ने शायद पूछा होगा, कभी पूछा होगा तो आएगा, मेरी जानकारी में नहीं है। सही। इंदिरा गांधी ने लंबे वक्त, लेकिन भुट्टो ने इसे सीरियस नहीं लिया। मुझे की बात मैं वही तो कह रहा हूँ, इंडिया ने भी सीरियस नहीं लिया। इंडिया ने इसलिए लिया कि इंडिया को पता नहीं चला। नहीं, लेकिन खुद सीरियस नहीं होंगे। विपक्ष सीरियस लेगा, लेकिन इस तरह के बयान आप मैं कह रहा हूँ विपक्ष को सीरियस मीडिया लेना सीरियस चाहिए लेना चाहिए था। विपक्ष को सीरियस मैंने खुद पहली बार पढ़ा तो मैं बहुत चौंका। मैंने कहा ये ऐसा बयान दे कैसे सकते हैं, और इसलिए क्योंकि पाकिस्तान से लेके एक चैप्टर इसमें और है कि कैसे पाकिस्तान। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, मैं देखिए, ठीक है, मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ कि आपने कुछ गलत लिखा होगा, सब सही है, सब रिकॉर्ड में है। पर मैं कह रहा हूँ कई बार क्या चीज़ें इतनी सरल होती हैं, जैसे पंडित नेहरू पर आरोप लगाते हैं लोग कि हमें तो सीट मिल रही थी स्थायी, है ना, हाँ। और उन्होंने ही मना कर दिया। फिर अब बाद के दिनों में जब डीक्लासिफाई हुए पेपर, जैसे आपने भी बहुत सारे डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से बात की है, तब आया कि अमेरिका भारत के साथ ये केवल एक गेम खेल रहा था, क्योंकि उस वक्त चीन में सरकार बदली थी, कम्युनिस्टों की सरकार आई थी,
और अमेरिका नहीं चाहता था कि हमारे साथ कम्युनिस्ट सरकार वाला चीन बैठे, कोमिंतांग वाला ही चाहता इंदिरा था। गांधी वाले में अब नेहरू जी की बस नहीं मैं एक फैक्ट चेक कर रहे हैं। चीज़ बता रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि कई बार चीज़ें उतनी सरल भी तो नहीं होती हैं। तो हमने तो मान लिया है, हमने मान लिया पहले से ही, मैं भी मानता था। एक सत्य के 10 पहलू कहते हैं कि अलग अलग पहलू कई होते हैं, और दो लोगों के बीच में भी सत्य के, एक तुम्हारा सत्य, एक मेरा सत्य, एक दोनों का सत्य और एक हाँ, मतलब तथ्यों का भी सही बात है कि तथ्य तो सेक्रेड हो सकते हैं, लेकिन हाँ, उससे जो निष्कर्ष है वो भी अलग अलग निकलते हैं। वो भी अलग अलग निकल जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आदमी जब भी यूज करता है कोई भी तथ्य, कोई भी होता है, जो ये जो आपने बोला, वो लगता है लोगों को कि कई गलतियां उस तरह की या दूरदर्शिता से नहीं सोचा गया। मेरे ख्याल से मोदी जी के जाने के बाद में उनका भी एक आकलन होगा कि आपको ये हो सकता था तो ये हुआ नहीं, तो इसको आप रोक नहीं सकते। सबका होता है, इसको आप रोक नहीं सकते। इनफैक्ट मुझे लगता है कि बार जैसे इंदिरा गांधी का बढ़िया रुतबा था, रौब था। अब मैं तो नहीं जानता कितने लोगों ने उस वक्त उनकी पॉलिसी को इस निर्मम ढंग से, है ना, क्रिटिसाइज किया होगा। अभी नरेंद्र मोदी का दौर है, बहुत कम ही लोग हैं जो उन्हें उस तरह से क्रिटिसाइज कर सकते हैं जैसा हो सकता है आज से 20-25 साल बाद वो हों, क्योंकि अभी जनता भी साथ है किसी नेता के। वो इंदिरा भी बहुत लोकप्रिय थी, मोदी भी लोकप्रिय हैं। तो जब जनता साथ होती है, और हमें कई बार लगता भी तो है कि जब घटनाएं हो रही होती हैं, जब हम उसका हिस्सा होते हैं, तो हम उसके नतीजे तो हमें पता नहीं होते, हमें लगता है ठीक ही हो रहा होगा। ऐसे हम सारे लोगों को, सबको क्लीन चिट दे सकते हैं कि रावण ने ऐसा क्यों किया होगा, तो वो रावण को भी क्लीन चिट दे दें। इसलिए तो कहा जाता है कि इतिहास सबका इंसाफ करेगा। आज बहुत सारे बुद्धिजीवी इंदिरा का इंसाफ कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे नरसिम्हा राव का भी करते हैं। हाँ, वो आज के दौर के नेताओं का भी होगा, वो होता है। तो ये होगा। तो ये तो केवल वैसे भी सबक काम के, है, हाँ, बुद्धिजीवियों का। ये सबक के लिए होता है कि क्या चीजें आगे ना करने से बचा जाए। बिल्कुल। पर एक तथ्य और है जो आपने इसमें प्रकाशित किया, और बड़ा अच्छा लगा मुझे जान के इसे, कि इंदिरा ने एक बार ये भी मूड बना लिया था कि वो किसी स्टेट पर बम भी बरसाएंगे। ये अभी प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला है, और इसी किताब में था। तो मैंने ये लिखा फेसबुक पे कि इंदिरा मोदी जी ने लगता मेरी किताब पढ़ ली है। तो हालांकि उन्होंने कोट नहीं तो किया। आपकी पहुंच भी गई होगी, ये किताब तो मंत्रालयों में है। वो पहुंच गई होगी, एक दो लोग, अनुराग ठाकुर जी को तो पहुंची है, दी थी। बाकी मुझे किसी मंत्रालय का मुझे ध्यान नहीं है, मैंने शायद किसी को दी हो। तो वैसे भी सरकार के तो बड़ी काम आएगी, देखिए। हाँ, वो भी, और ये बात भी ठीक है कि उधर जो विपक्ष में लोग बैठते हैं, कई बार जब हम संसद में बहस देखते हैं, तो कई बार तो हम आप जैसे पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये इसका जवाब तो ये आराम से दे सकते थे, देते क्यों नहीं? पढ़ते कम है लोग, नहीं पढ़ते कम है, सही बात है। उन लोगों की टीम बनी हुई है, सबकी रिसर्च टीम बनी हुई है, इनके वो साथ जो जोड़ देते दिया हैं, था। हाँ, तो वो टीम जो दे दे वो दे दे, जो नहीं दे वो नहीं दे, वो सारा होता है। तो वो एजवाल वाली घटना थी। हाँ। और वही है कि कई पहलू, सैम बहादुर में देख रहा था कि वो घटना काट दी गई, क्योंकि उसमें रोल हर कंट्रोवर्शियल चीज काट दी। सैम मानेकशॉ का, मैंने ये फेसबुक पे लिख नहीं पाया, लेकिन इसको सैम मानेकशॉ का रोल उसमें था। मैंने इसमें लिखा है कि उनका हेलीकॉप्टर भी जब जा रहा था वहाँ से, तो उसमें 4 गोलियां दागी गई थी और लगी भी थी हेलीकॉप्टर में, वो बच गए बाल बाल। और ये जो हुआ कि जनवरी में इंदिरा गांधी बनी है, 19 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर पहली बार 66 में, और 5 मार्च की घटना है। आते ही शायद उनको समझ में ना आया हो अचानक जो हो रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि उनका एक जो रौब-दाब दबंग था ना, दरअसल क्या होता है कि अभी यहाँ पे किसान आंदोलन होता है, तो तब इनकी बड़ी परीक्षा थी कि कैसे गोली चलें। पूरी कोशिशें हो रही गोली चल जाए, पुलिस वाले को पीट दिया, 2-4 लाशें भी लटक गई अंदर, उसमें तमाम चीज़ें हो गई। तो अब हमें एक इंतजार होता था कि आज गोली चली और आज दंगा हुआ। लेकिन इंदिरा गांधी के शुरू में क्या था कि पहली साल में ही 2 बड़ी चीज़ें हो गई वो जो नहीं झेल पाई। और एक हो गया कि एजवाल में उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने बम बरसवा दिए वहाँ पे। और ये बम बरसे थे? बम बरसे थे। किन लोगों पर बरसा रहे थे वो लोग? ये पूरा लिखा है कि ऐसा नहीं है कि वो लोग, जनता थी, भारत की जनता थी, और भारत की जनता में अलग अलग जगह पे विद्रोह था। जैसे कश्मीर में हम बम बरसा देते हैं क्या पब्लिक पे जाके? कश्मीर में भी तो भारत विरोधी लहर है, नक्सल भी हैं, नहीं बरसा सकते। हाँ, नहीं बरसाते। तो वही वो आई, उन्होंने, भाई ऑर्डर तो फाइनल उन्हीं का गया होगा ना। तो और बम बरसाने वालों में से विवाद भी हुआ कि एक सुरेश कलमाड़ी थे और एक दूसरे राजेश पायलट। लेकिन मैं, उन्होंने हालांकि कहा है सचिन पायलट ने कि मेरे पिताजी ने इसके बाद एयरफोर्स ज्वाइन की थी। अच्छा। तो ये भी लेकिन फैक्ट चेक का विषय है। हाँ, नहीं, ये फैक्ट उन्होंने लिखा, मैंने दिया इसमें। ये फैक्ट लिखा किसने? शेखर गुप्ता। काट दिया उनका? शेखर नहीं काटा, नहीं है, शेखर गुप्ता जी ने। मुझे काटने की जरूरत नहीं, मुझसे नहीं पूछा गया क्योंकि ये मोदी जी से पूछा गया, वो जवाब दें। शेखर गुप्ता जी उस पर खामोश हैं, ये उन्होंने लिखा फैक्ट, और मैंने उनको कोट किया। तो मैंने उनको कोट किया। अब वो जवाब नहीं देते तब तक मेरी किताब में रहेगा।
वो मना नहीं करते वो बताएं अब। वो बताया। तो बावजूद इसके इंदिरा गांधी सेफ नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बम बरसे वहाँ पे, बाकायदा बम बरसाएंगे, गोलियां भी चलाएगी, मशीन गन से, ये सारी चीज़ें हुई। फिर बाद में वो जो लाल डेंगा वाली पूरी कहानी है, कैसे वो सीएम बन गया वहाँ पे, वो मैंने वाले थे, उन्होंने किया। और उसके बाद दूसरा ही 66 में ये गऊ वाला आंदोलन हो गया था। हाँ, वो बताइए। संसद में वो 66 में ही हुआ था। कि अब ये था, गुलजारी लाल नंदा ही सपोर्ट कर रहे थे, कई सारे साधु समाज बना लिया था उन्होंने, जैसे होता है ना कि इनके साधु अलग उनके साधु अलग, उन्हें लगा कि तो अभी भी है। हाँ, तो उन्होंने साधु वो करते हैं, वो कुछ साधु खड़ा कर देते हैं हमेशा से, और वो चाहते हैं उन्हें सपोर्ट किया जाए। लेकिन मामला बहुत गड़बड़ हो गया, क्योंकि वो गोली फिर जब गोली चल गई, तमाम साधु मारे गए, फिर एमपीज़ के घर में घुसे, उन्होंने भी तांडव मचाया दिल्ली में। वो पूरी कहानी मैंने इसमें शॉर्ट में जितनी कोशिश की है लिखी है। लेकिन 66 के बाद थोड़ा इंदिरा गांधी थोड़ा सा उन्होंने समझा कि ऐसे जनता पे चलवाना ठीक नहीं है, लेकिन बावजूद उसके 75 और 84 हुआ, ब्लू स्टार फिर भी हुआ। ये तो जो इंदिरा गांधी कई बार देश की प्रधानमंत्री बनी, कार्यकाल छोटे बड़े रहे, एक तो ये भी यात्रा होती है कि एक नेता मैच्योर से मैच्योर लगातार होता है। मगर हाँ, ये भी ठीक बात है कि वो चाहे मैच्योर हो या मैच्योर हो, उसके किए हुए फैसले देश पर हमेशा भारी भी पड़ेंगे और फलीभूत भी होगा, अच्छी चीज़ें भी होंगी। आपने राष्ट्रीयकरण की उनकी नीति को, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण था और ये सब था, उसे कटघरे में खड़ा किया। लेकिन मुझे कई बार ये महसूस होता है जब मैं उस वक्त का दौर पढ़ता हूँ कि किसी के सामने ये तो तस्वीर साफ थी नहीं कि 90 में क्या होने वाला है दुनिया में, देश में, एशिया में। जिस वक्त वो ये सब कर रही थी, तब तो इसके भी फायदे गिनाए ही जा रहे थे कि गरीब आदमी को भी फायदा हो रहा है, सिर्फ पूंजीपति मौज क्यों लें। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जैसे आज खाते खुल रहे हैं, तब ये बात हुई कि बैंक तो बड़ों को कर्ज देते हैं, छोटों को अब राष्ट्रीयकरण के बाद मिल रहे हैं। तो मैं आपसे बस पूछ रहा हूँ कि उसको आपने कटघरे में खड़ा तो किया, पर मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि कई बार पॉलिसीज लेवल पर हमें नर्म होना चाहिए क्या, आलोचना करते हुए। एक आपने फिल्म देखी होगी काला पत्थर, अमिताभ बच्चन की। मैंने एक फेसबुक पे और ट्विटर पे एक वीडियो, उसका एक छोटा सा चंक निकाल कर किया था। उसमें ये था कि वो सीन में ये था, परवीन बॉबी और प्रेम बॉबी रिपोर्टर बनी है, और प्रेम चोपड़ा के दोस्त की बेटी है, इसलिए वो अपने घर में रख लेता है, और उसकी कोयले की खदान है, वो वहाँ पे रिपोर्टिंग करने आई है, कोयले की खदान कैसे चलती क्या चलती हैं। वो जब वहाँ पे देखती है कि इतना गलत काम हो रहा है यहाँ पे ये सारे, तो वो उस पर फैल जाती है। तो वो कहता है तुम मेरे घर नहीं रह सकती, मेरे खिलाफ लिख रही हो ये सारी चीज़ें। वो कहते हैं, फिर प्रेम चोपड़ा उसको ये समझाता है, हाँ नहीं, परवीन वो भी कहती है कि हम सरकार जो है इतनी सारी सुविधाएं अपनी खदान वाले उनको देती है, और उनका पता नहीं कौन कौन सा बीमा करवाती है, क्या क्या सुविधाएं देती है, वो सब गिनाने लगी। इनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, एक लाइन उन्होंने बोली। आपको मालूम है कि वो घटना क्या थी? जब आप मिशन रानीगंज देखेंगे तो उसमें एक जिक्र होता है चास नाला। लोगों की समझ नहीं आती चास नाला क्या बोल रहे हैं। ये अविभाजित बिहार था, झारखंड में एक दुर्घटना हुई थी, पानी भर गया था वहाँ, और उसमें मतलब इतनी लापरवाह रही थी सरकारी वो थी वो खदान, सही बात, इतनी लापरवाह रही थी सरकार के पता नहीं कितने दिन बाद तो मशीनें रूस से आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, मर गए 300 400 500 जो भी थे लोग मर गए। हाँ, कोई 2000 बताता है, कोई कुछ बताता है। और उस पर ये फिल्म बनी काला पत्थर। उसमें क्या दिखाया गया, सरकारी नहीं है, प्राइवेट खान है। उस प्राइवेट खान को सरकार की तारीफ चल रही है, उसमें राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। तब भी प्रोपेगेंडा फिल्म बनती थी। तो हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब ये राष्ट्रीयकरण के नाम पे ने फिल्म बनानी पड़ रही हैं, तो यानी वहाँ कुछ अपने थे रहे होंगे, वो एक अलग इशू। लेकिन आपके वित्त मंत्री का इस्तीफा देकर राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है बैंक का। ये वित्त मंत्री का इस्तीफा लिया गया था इसको, कि वो राजी नहीं थे, तो इतने मतभेद अंदर हो रहे थे। नहीं ठीक है, वो मोरारजी देसाई को लेकर इकोनॉमिक पॉलिसी पर सहमत ना हो, वो तो आज़ाद है कैबिनेट से बाहर जाने के लिए। आप ऐसे तो कर नहीं सकते कि असहमत भी होंगे, मंत्री भी बने रहेंगे। पर मैं यही बोल रहा हूँ कि 90 में भी जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि सब लोग सहमत थे। हाँ, और वो एक इशू नहीं है, इकोनॉमिक कई सारे इश्यूज हैं, जिनमें एक बड़ा इशू चाइना का है। आज चाइना इतना कैसे ताकतवर हो गया, इतना ज़्यादा, जो साथ आज़ाद हुए हैं लगभग, चाइना पीछे ही था एक तरह से, 91 तक भी पीछे। मैंने इसमें पूरे आंकड़े दिए हैं। और वो कैसे हुआ, ये इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ, जब वो अपने रास्ते खोल रहा था, दरवाजे सारे खोल रहा था, सारी मुक्त व्यापार नीति ला रहा था, इंदिरा गांधी नहीं ला रही थी। तो उसका एक पार्ट ये भी है, उसमें ये भी है, पूरा मैंने दिया है कैसे उन्होंने कहा है। आप सोचिए, कभी आपने किसी वित्त मंत्री को बजट पेश करते हुए सुना है कि वो बोल रहा हो कि नहीं, महंगाई पे काबू नहीं ला पाए, हमें मतलब हम इसे क्षमा चाहते हैं टाइप, ये सब इंदिरा गांधी काल में होता था।
आप नेहरू जी का एक एक भाषण लाल किले का निकाल के पढ़िए ना, हर एक में वो दुखी होते नजर आएंगे, किसी में खुश होकर नहीं कहेंगे हमने नई योजना शुरू कर दी है। एक योजना सबसे लास्ट में कोई बोली है तो उन्होंने। दौर का भी तो फर्क है। हाँ, वो हर चीज़ को उन्हें माफ़ नहीं कर सकते ना, दौर का फ़र्क है, दौर का फर्क नहीं है तो अब अगर 2023 की बात करें और आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं, उस वक्त जैसे आपने कहा भी और मुझे अच्छा भी लगा, वो मैं भी सहमत हूं उससे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लेट बनाया। आपने चीन की भी बात की, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन पहले कर लिया क्योंकि उन्होंने गलतियों से सीख भी पहले लिया और उसका क्रेडिट भी ले रहे हैं उन्होंने राष्ट्रीयकरण भी बहुत पहले कर लिया था। मैं ये बात कह रहा हूँ, है ना। चीन पर हमने बहुत लंबे लंबे पॉडकास्ट बड़े अच्छे अच्छे लोगों से किए हैं, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन क्या हम बिल्कुल भी ये नहीं देखेंगे आलोचना करते हुए कि दौर के भी फर्क तो रहे हैं। एक गड्ढा भी भर रहा है, जमीन समतल हो रही है, फिर बन रही है बिल्डिंग। उसमें समतल हो रही है, इसमें अटल जी का बयान मुझे याद है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि होता ये है कि जब आप कर रहे होते हो कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आपको अपना शो बनाना है, आप अपने मुताबिक फैक्ट्स ला रहे होते हो। मेरे साथ भी ये तो था, लेकिन मैंने दूसरे, ऐसा नहीं कि दूसरा पक्ष बिल्कुल नहीं देखे। नहीं, हम अपने मुताबिक मैं नहीं ला रहा अपने मुताबिक नहीं facts। नहीं, मैंने यहाँ तो यहाँ तो मेरा शो एडवोकेट होने की जिम्मेदारी भी तो है। हाँ, यहाँ मेरा शो है, उस पर आप उन्हें कितने % दे सकते हैं कि चलिए उन्होंने सोचा होगा कि पॉलिसी डिसीजन गलत हो गया। कई बार कहते हैं ना एरर ऑफ जजमेंट गलत हो गया, एरर ऑफ जजमेंट गलत हो गया, तो उसको थोड़ा बहुत आप उन्हें वो दे सकते हैं। लेकिन जब दिख रहा हो कि इतना बड़ा गैप आ गया चाइना से, इतना बड़ा गैप आ गया, वो फैसले हो सकते थे, वो वाकई में ये मानिए कि इसे जानबूझकर की गई गलती ना माने, लेकिन एरर ऑफ जजमेंट तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही मैं मैं ये कह रहा हूँ। एग्जैक्टली ये हो सकता है। पॉलिसी लेवल पे ये अक्सर होता ही है, लेट हुए, जल्दी चले गए, वो हुआ। अच्छा, और भी आपने आरोप इसमें लगाए थे और हम ये सुनते रहे, मतलब अलग अलग किताबें पहले भी आई जिसमें बताया गया कि पीएमओ में खुलकर उस वक्त जासूस थे। इनफैक्ट चलिए प्रधानमंत्री को नहीं पता, मंत्रियों को नहीं मालूम, मैं कह रहा हूँ कि रॉ आईबी को भी नहीं पता होगा, मगर ये आरोप भी लगे कि कुछ वाक़ये तो ऐसे थे जिसमें मंत्रियों को और प्रधानमंत्रियों को भी पैसे पहुंचे, उन्हें मालूम था पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो चुनाव लड़े उस पैसे से। इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, एक इसमें मैंने वाकया दिया है जहाँ राजीव गांधी या इंदिरा गांधी, क्योंकि तीन या चार मैंने रेफरेंसेस लिए हैं अभी 30 साल बाद, मार्गरेट थैचर के मरने के बाद, ब्रिटेन की पीएम, और डिक्लासीफाई हुए डॉक्यूमेंट्स उनके वो डिक्लासीफाइड हुए, तो उसमें इंदिरा गांधी की कुछ चीज़ें बाहर आई, जिनमें एक दो बार तो इंदिरा गांधी शायद मिलती हैं उनसे और एक दो बार राजीव गांधी मिले हैं, उनके रेफरेंस एक ही कालखंड है वो। हाँ, तो वो मिले हैं अलग अलग, वो बेटे के तौर पे मिले। अच्छा। और वो जो मिले हैं उसमें वो एक जगह कह रही हैं कि किताब में लिखा है मैंने कि इस बार हमें रूस से सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए हम हार गए, इसलिए हम हार गए। हाँ, तो इसका मतलब ये किस साफ तरह है की बैकिंग थी पर वो? हाँ, वही वो अब जानने की ज़रूरत है कि किस तरह की थी। अब जैसे आपको बताऊं कि नेहरू जी, अभी आपकी एक जुबली फिल्म सीरीज आई है, जुबली में आपने देखा होगा कि जो राज कपूर का किरदार है, उसको बैकअप ये फंडिंग मिलती है फिल्मों की वहाँ से। तो ये जो फंडिंग थी वो अलग अलग कैसे हो रही थी, इसका पता चलना बड़ा मुश्किल है। कि देखिए फैसले कैसे होता है, आपने नेहरू जी की बात की, आज मुझे याद आ गया जीप घोटाला। वी.के. कृष्णा मेनन ब्रिटिश उच्चायुक्त हैं, 47-48 का जंग चल रही है, यहाँ से डिमांड होती है कि हमारे पास जीप की कमी है, हमें जीप चाहिए फ़ौरन। ब्रिटिश उच्चायुक्त तो वहाँ कंपनियों से बात करते हैं, एक ऐसी कंपनी जिसका $651 या $601 कुछ कैपिटल थी, उसको वो $1,72,000, वो शायद 80 लाख के आसपास होते थे उस टाइम, वो अंदाज है मेरा, तो वो उन्होंने ऑर्डर दे दिया शुरुआत में कुछ, और उसने कहा कि केवल आप 150 जीप या ऐसा कुछ चेक करेंगे, बाकी नहीं। वो आई जीप, रक्षा मंत्रालय ने मना कर दिया, हमारे मतलब की नहीं, इंस्पेक्शन नहीं है। मेरे ख्याल से टोटल मिला के 200 जीप भी नहीं आई। फिर फिरोज गांधी नहीं तो उठाया था संसद? नहीं, ये दूसरा मुद्दा था। फिरोज गांधी ने मुंद्रा स्कैम, जो पहला था, मुंद्रा स्कैम उठाया था उन्होंने। वो अच्छा। बीमा, भारतीय जीवन बीमा निगम के LIC के शेयर बेच दिए थे, जिसको मानते हैं कि पहला कॉर्पोरेट स्कैम। वो कॉर्पोरेट था, ये डिफेंस है। उन्होंने कॉर्पोरेट स्कैम उठाया था, ये डिफेंस स्कैम था, जिसमें वी.के. कृष्णा मेनन, आयंगर कमेटी बैठी, उसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया कि भैया एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, नहीं बनाया गया। होम मिनिस्टर जो भी थे, पंत साहब थे शायद, उन्होंने कर दिया कि नहीं, हम कोई इसकी सिफारिशें लागू नहीं करेंगे। 55 में 47-48 में हो रहा है, 55 में बंद कर दिया गया पूरा मामला तुरंत, मतलब सितंबर में शायद बंद हुआ है उनका, और फरवरी में उन्हें बिना पोर्टफोलियो का मिनिस्टर बना दिया गया कृष्णा मेनन को।
वही कृष्णा मेनन बाद में रक्षा मंत्री बना दिए गए, वही कृष्णा नेहरू मेनन के बहुत प्रिय थे। वही, हाँ, तो वो प्रिय, शुरू से तो हम क्या करें प्रिय का। आप ये सोचिए, मैंने इसमें एक अपने तो अपने होते हैं चैप्टर लिखा है, वो यही लिखा है कि उनके कितने कितने प्रिय थे, उनके जैसे देश को कितना नुकसान हुआ। नहीं तो प्रधानमंत्री तो अपने प्रिय लोगों की टीम बनाते हैं, प्रिय नहीं, योग्य लोग आज भी बना रहे हैं। योग्य, अब योग्य अयोग्य तो subjective भी हो सकता है। योग्य में भी प्रिय हो, हमारी डिमांड तो यही है, कोई भी प्रधानमंत्री हो, मोदी हो, कोई भी हो, योग्य भी हो, प्रिय भी हो, योग्य भी हो, ये तो हम सब योग्यता के चाहेंगे, नाते। पर मैं यही तो कह रहा हूँ विष्णु जी कि ये तो सब्जेक्टिव मैटर, बावजूद इसके मैं कह रहा हूँ योग्य आलोचना हो, तो करनी ही ईमानदार चाहिए हो, भाई, देशद्रोह होंगे नहीं, किसका भी करना और चाहिए। मैं कह रहा हूँ योग्य भी हो, बात आलोचना ये तो हो बिल्कुल रही होती ही है, हो। बात ये हो रही है, उस वक्त आप कहते हैं ना कि उस वक्त माहौल रहे होंगे, माहौल ये रहे थे कि उस वक्त मीडिया में या सोशल मीडिया थी नहीं, मीडिया में चीज़ें बाहर आती नहीं थी, और हमारी 1920 में कितनी थी, 8% शायद या 20% जो भी थी साक्षरता थी, आज़ादी के वक्त कितनी कम थी, लोग पढ़ते लिखते नहीं थे, गिनती के लोग होते थे सूचनाएं पूछने पहुंचती वाले, ही नहीं सूचनाएं थी। आती नहीं थी, कितने दिन पता नहीं चलता था। उसके बाद 62 में जिस रक्षा मंत्री के चलते हम हारे, वी.के. कृष्णा मेनन थे, वो वही वी.के. कृष्णा मेनन को हटाया गया, लेकिन वो जो जांच रिपोर्ट थी, ब्रुक्स एंड एंडरसन रिपोर्ट, वो आज तक बाहर नहीं आई है। तो ये जवाबदेह तो होगा ना कोई, हर चीज़ को आप ये नहीं कह सकते ना कि वो जमाना और था, वो माहौल और था, या वो नहीं, अब तो बहुत सारी चीजें बाहर आ ही रही हैं, उनके आधार पे ही तो आरोप लग रहे हैं, बिल्कुल है ना। और डिक्लासिफाई वाला मामला तो हमारे यहाँ भी होना ही चाहिए। होना चाहिए। आज भी जाने कितनी बातें होती होंगी वो जो बाहर आनी राजनीतिक गलियारों में उनकी सेफ में बंद हो जाती होंगी। बिल्कुल, भाई बिल्कुल। 25-30 साल बाद आप कुछ तो बताओ, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप जनता के प्रति जवाब दे हो, चाहे नेहरू हो, चाहे इंदिरा हो, चाहे मोदी हो। इसकी चैप्टर में करप्शन पे एक चैप्टर है इस बुक में, इंदिरा फाइल्स में। आप विकीलीक्स के केबल पढ़ेंगे, वो गूगल पे आप सर्च करेंगे तो वैसे मिल जाएगी। तो विकीलीक्स की केबल में आप देखेंगे कि जो आप करप्शन की बात कर रहे थे, कितना करप्शन था वो ये बता रहे हैं, और वो पूरा बता रहे हैं कि एक दो हवलदार टाइप, सिपाही टाइप गिरफ्तार कर लिए जाते हैं दिखाने को, और बाकी सब ये होता है। अब जो भी यहाँ अमेरिका का जो भी होगा दूत, उस वक्त उसने नहीं सोचा होगा कि मैं अपनी किताब में लिखूंगा या इतना बड़ा कांड बनेगा। उस वक्त क्या किसी को कभी पता ही नहीं चला क्या क्या हुआ। वो सब बता रहे हैं कि कितना पैसा कहाँ जाता है, कैसे इनका पूरी पार्टी का एक फंड रेजर होता है। एक संजय गांधी का चैप्टर पढ़िए, उसमें संजय गांधी ने एक कंपनी बनाई, आप सब जानते हैं कि मारुति कंपनी बनाई। बच्चों से पूछो या न्यूज रूम में, मैं कह रहा हूँ घूम जाइए, मुश्किल से 7-8-10 लोग होंगे सीनियर लोग जो पढ़ते लिखते होंगे, उनको पता होगा कि संजय गांधी ने एक नहीं 8 कंपनी बनाई। एक मारुति कंपनी बनाई जिसकी कभी गाड़ी बाहर ही नहीं आई। लोग उनके जीवन काल में, उनके जीवन काल में नहीं आई। 8 कंपनी बनाई जिनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का भी थोड़ा थोड़ा शेयर था, और कम नौकरी भी थी, उन पर पैसा आता था। कैसे उन्होंने एक कंपनी जिनमें बड़ी दिलचस्प है, वो कंपनी थी एडवाइस देती थी। वो एडवाइस क्या होता था कि आपको अगर इंडिया में कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो एडवाइस हम देंगे। सारे प्रोजेक्ट ऐसे मिलते थे बाहर की कंपनियों को, और वो उन प्रोजेक्ट्स में होता क्या था, अभी जीप की बात हुई जो चली नहीं, सेम संजय गांधी ने क्या रोड रोलर बनाई, एक कंपनी उनकी रोड रोलर बनाने की थी। वो रोड रोलर बनाती थी, 200 रोड रोलर लेके बीएसएफ या किसी के लिए थी, सीआरपीएफ या बीएसएफ के लिए, बॉर्डर के लिए थे, और वो कहीं पे हिमाचल में कहीं जाके वर्कशॉप में बंद कर दी गई, वो चलने लायक ही नहीं थे वहाँ पहाड़ पे। ये सोर्स क्या है बताते चलिए। सब सारी सोर्सेज नहीं इस किताब में तो है। मारुति वाला पूरा, मारुति वाला कुलदीप नैयर वाला, ये पूरा करप्शन उन्होंने लिखा है। क्योंकि मैं सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि जो भी आप कह रहे हैं वो किसी ना किसी किताब के हवाले से ही कह रहे हैं। अच्छे, मैं तो सारे श्रोता जो अच्छे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि देखिए ऐसे सुन लेने के बजाय अच्छी किताब भी, मतलब वो बहुत महंगी नहीं है, बहुत सस्ती किताब है, कभी भी ले सकते हैं इसको पढ़ने के लिए। वैसे भी आपकी किताब 450 रुपए की नहीं, ये 248 अमेजन से 248, और अब तो सस्ती हो गई प्रभात में। हाँ, वो प्रभात से, और इंग्लिश का वर्जन आ रहा है, जो लोग हिंदी में ना दिक्कत है, अच्छा, वो मेरे ख्याल से 15-20 तारीख तक इंग्लिश का वर्जन इसका आ जाएगा। बढ़िया। अच्छा, अब एक दो और इसमें वाक्य हैं और फिर मैं कुछ सवाल लूँगा। जैसे आपने इसमें आपातकाल का खूब जिक्र किया, और जब भी इंदिरा गांधी की बात होगी आपातकाल का जिक्र होगा ही। मैंने कोशिश की कि 2-3 चैप्टर हो और उससे ज़्यादा ना हो, तो शायद 3 ही चैप्टर मेरे ख्याल से हैं, और बीच में कहीं आ गया हो, क्योंकि वो होता है, आप उसको हटा नहीं सकते। वो नहीं हटा सकते। हाँ, तो आपातकाल में कई ऐसे, अभी हमारे यहाँ बहुत बार बात भी होती है, ये कहीं ना कहीं जिक्र आ जाता है, संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जोड़ी गई जो आम तौर पर शायद ना भी जुड़ पाती, है ना। हालांकि ये भी एक सच है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट में मसले गए, कुछ चीज़ें हटी जनता सरकार के समय, कुछ चीज़ें नहीं भी हटी, आज भी चल रही हैं। तो आप थोड़ा सा उन पर भी 1-2 पॉइंट देखिए। मैंने 2 चैप्टर में ये बात शामिल की है। एक तो न्यायिक फैसले जो इंदिरा गांधी के टाइम पे वो जिन पे सवाल उठते हैं जी, जो भी जुडिशरी को लेकर उन्होंने किया, और दूसरा जो लिया है वो मिनी संविधान आपका 42 जी, जिसके जरिए सबसे पहले उसी चीज़ में आपने वो किया, प्रस्तावना में जो एम्बलम में कि उसमें होना ही नहीं चाहिए था, उन्होंने 2 शब्द जोड़े, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, और
सेकुलर और सोशलिस्ट, वो वर्ड आज भी कायम है, उनको नहीं हटाया किसी सरकार ने। लेकिन एक चीज़ थी कि उन्होंने बड़ा अच्छा संशोधन किया था। वो सोचिए वो क्या संशोधन, मतलब लोग अभी जिक्र नहीं करते, उन्हें हंसी आएगी कि इंदिरा गांधी ने सब इमरजेंसी क्यों लगाई। क्योंकि 12 जून 1975 का फैसला हाई कोर्ट का कि भैया इनको हटा दिया जाए, इन्होंने चुनाव में अनियमितताएं की हैं और 6 साल तक अयोग्य, चुनाव नहीं लड़ सकते। फिर वो पूरा किस्सा है कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे क्या क्या हुआ। फिर इन्हें इनकी जब इमरजेंसी लग गई तब ये एक चीज़ लेके आई कि प्रधानमंत्री के चुनाव को कोई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा अब चुनौती नहीं मिलेगी सुप्रीम कोर्ट के अलावा, किसी भी कोर्ट अच्छा में नहीं, संसदीय किसी कमेटी भी जांच कोर्ट करेगी। में ठीक, ठीक, ठीक। किसी भी कोर्ट में नहीं। आप बताइए, प्रधानमंत्री कोर्ट से ऊपर हो गया, ये उन्होंने किया प्रावधान, कौन कर देगा ये? इसलिए तानाशाह बोला जाता है, ऐसे ही नहीं बोला जाता। तो ये चीज़ उन्होंने प्रावधान की ऐसे। इसमें मैंने शॉर्ट में कोशिश की है वो सारे संशोधन इसमें लिखे जाएं, जो मोटे मोटे थे मुझे याद थे वो मैंने बताए। अब बताइए, न्यायिक फैसले हो रहे हैं, अभी आप हैं, आपके ऊपर 3 सीनियर होंगे, और सुप्रीम कोर्ट में तो होता है चीफ जस्टिस जो बनता है वो जो इमीडिएट सीनियर होता है या उसके एक और बात का हो सकता है। इन्होंने कहा, क्योंकि केशवानंद भारती केस आया था वो मालूम है, और उसमें ये हार गई थी, और उसमें जो इनके खिलाफ जो जज गए थे उनको तो बनाना था नहीं। वो तीनों जज जो सीनियर थे उनको छोड़ के चौथे वाले जज को, एन रे शायद उनका नाम था, उनको बना दिया गया था। हालांकि उन्होंने बाद में सफाई दी थी कि मैं क्या करता, मुझसे कहा था या तो छोड़ दो या ले लो, तो मुझे भी इस्तीफा देना पड़ता। जुडिशियरी तीन के जज- गलियारों में भी बहुत रहस्यमयी कहानियां हैं। हाँ ये बात नहीं, सच वो है कुछ मीडिया के गलियारों में अब कहीं ना कहीं से निकलती है। मीडिया में भी बहुत बिल्कुल, कहानी कोई है, हर तंत्र जगह ऐसा कहानी नहीं है, जहाँ कोई कहानियां तंत्र ऐसा नहीं है। तो लेकिन वो सबको मालूम है, मतलब इतनी बड़ी कहानी है तो कि चौथे नंबर के जज को उन्होंने बना दिया था। हाँ, और एक वो दौर था जब मैं अभी लॉ की पढ़ाई कर रहा था, उसमें मैंने देखा कि उसमें लगातार सरकार और जुडिशरी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, और वो पढ़ते हुए सच में ऐसा लगता है कि आज तो फिर भी बहुत सेम पेज पर हैं बहुत चीज़ों में हम। वहाँ तो इधर सरकार कुछ तय करती थी, उधर रिव्यू हो जाता था, वो कुछ करते थे, इधर वो पलट देते थे संसद में। बहुत जबरदस्त हुआ है वो क्योंकि मैंने कहा ना कि मैच्योरिटी, जैसे आपने बात बोल रहे थे ना, कब तक उन्हें मैच्योरिटी का वो देते। कई चीज़ें जो पॉसिबल नहीं है, आपने 5 साल से 6 साल कर दी संसद, आपने तीसरे नंबर के तीन न्यायाधीश को हटा के चौथे नंबर के को जज वो बना दिया, आपने कह दिया प्रधानमंत्री कोई भी वो नहीं कर सकता उंगली, आपने कैसे कर दी। तो वो जब इतनी चीज़ें होंगी तो नेचुरली अंदर और धमका रहे हैं भाई। ये जो अभी चंद्रचूड़ जी हैं, इनके पिताजी को संजय गांधी ने धमकी दी थी भाई फ़ोन पे, वो तब की बात है, उन्होंने लिखा भी है पूरा, सब इंटरव्यू में आया है। भगवती जी का किस्सा सुनिए, कैसे उन्होंने रानी दुर्गे वो पता नहीं क्या क्या इनको लिखा है। दुर्गे तो उन्होंने लिखा है, इन्होंने कहाँ लिखा है? वो जो कभी CGI बने। हाँ, और फिर बाद में उन्होंने सफाई दी, इसकी माफ़ी भी मांगी। कई सारे अभी लोग हाल हैं। में इंटरव्यू हाँ, आया था जो। एक जो आज आप बताइए कि बड़े बड़े संतों के नाम पे इन लोगों ने तब विज्ञापन छपवाते थे कि इन्हें वोट दें गांधी जी, इंदिरा गांधी को। वो कैसी कैसी कविताएं लिखते थे, वो सब कविताएं वो शामिल तो की आपने हैं लिखा ही है। एक बात बताइए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। आपने कहा कि सिनेमा का भी यूज किया पॉलिटिक्स में। नहीं, बिल्कुल। एक कौन मैंने कौन थे, नाम बताइए। नहीं, कौन कौन नहीं थे। देखिए, सिनेमा वाले तो बेचारे कमज़ोर लोग होते हैं, उन पर प्रेशर रहता है। मोदी जी कहेंगे कि भैया इंटरव्यू लेने आ जाओ, तो उन्हें आम के सवाल भी पूछने पड़ते हैं, आज भी होता है, ऐसा नहीं है। तो वो तब भी होता था। और इंदिरा गांधी का जो अभी मैंने आपको काला पत्थर फिल्म की कहानी बताई, कैसे इतना बड़ा जो सरकारी कांड था उसको उन्होंने प्राइवेट कांड में बदल दिया, और वो काला पत्थर फिल्म सुपरहिट हो गई। लेकिन वो किसी को, ये आज की जनता को तो बिल्कुल नहीं पता होगा, तब की जनता को नहीं पता था कि इन्होंने क्या खेल कर दिया। तो ये होता था लगातार। देवानंद के साथ क्या हुआ? देवानंद के साथ एक तो उनका लेफ्ट से झगड़ा हुआ, तो ज्योति बसु वाला कांड पूरा मैंने लिखा हुआ है, कैसे उनकी एक पिक्चर थी प्रेम पुजारी, जो उन्होंने पहली बार डायरेक्ट करी थी शायद, चाइना के खिलाफ दिखाया उन्होंने, तो उनको सब जगह बाइकआउट कर दिया बंगाल गया। में बॉयकॉट, नेपाल से, बंगाल से, जहाँ जहाँ लेफ्ट जहाँ हो सकता था, जहाँ हो सकता था उन्होंने किया। और किसी ने कहा ज्योति बसु के लिए स्पेशल शो रखी है। अच्छा, वो गए बेचारे, रखा भी, ज्योति बसु बिना कुछ कहे चुपचाप निकल गए। चीन के खिलाफ कोई सुन नहीं सकता था। इस देश में ऐसे लोग रह रहे हैं जो चीन के खिलाफ बोल नहीं सकते। भाई क्यों नहीं बोल सकते? रह क्यों रहे हो इस देश में? तो वो उन्होंने किया। तब जरूर रहा होगा वैचारिक रूप से। नहीं, मैं तभी की अब तो मुश्किल है मामला। हाँ, अब तो सबको क्लियर है। हाँ, और वहाँ से तो ये इतनी लंबी लड़ाई लड़ी होगी लोगों ने समझाने में कि भैया इस देश में रह रहे हो, यहाँ की बात करो, अपने आपस में सुलझाओ मुझे, जो भी है विवाद तो सब में होते हैं, बाहर की वो क्यों लेना। वो गए, फिर उन्होंने क्या किया, गुस्से में आके, जब किसी ने नहीं सुना, सरकार ने नहीं सुना, सरकार भी उनके, तो उन्होंने उठा के वो नेपाल गए, उन्होंने वो हिप्पी लोगों पे फिल्म बना डाली, हरे कृष्णा हरे राम। नेपाल की इतनी बेइज्जती हुई, उसके बाद लेफ्ट वालों की तमाम सारे, तो वो उन्हें बड़ी शांति मिली कि मैंने बदला ले लिया टाइप। फिर उनको क्या कहा गया, संजय गांधी यहाँ पार्टी करते हैं युवा कांग्रेस की, और कि हम पैसा जुटा रहे हैं, सब आओ।
तो सबकी कहानियाँ, दिलीप कुमार आए बेचारे, उन्होंने तो दे दी बाइट वाइट। आप यकीन करोगे, दिलीप कुमार को अमेठी में एक प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता है कि आपको यहाँ सभा में बोलना है संजय गांधी के लिए, और अमेठी के, शायद अमेठी ही था, सुल्तानपुर जो भी उस वक्त एयरपोर्ट था, मैंने लिखा है इसमें, कोई उन्हें लेने वाला नहीं दिलीप कुमार को कोई लेने वाला नहीं है। 2 घंटे बेचारे एयरपोर्ट पर बैठे बैठे वेट करते रहे। उन्हें क्या किया जाए, किसी से लिफ्ट लेके वो वहाँ पहुँचे, एक मोड़ पे जाके, वहाँ जाके उन्होंने फ़ोन मिला, उन्हें कहीं से पता नहीं फ़ोन किया, तब पता चला कि अरे आपकी सभा तो कल के लिए स्थगित कर दी गई है। बताइए, ये करते थे वो लोग। वो पूरा दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि कैसे उनके इनकम टैक्स की ग्रेड पड़ गई, उसका मामला निपटाने के चक्कर में मुझे ये सब कांग्रेस में घसीट लिया गया, वो सब करना पड़ा उन्हें। फिर किशोर कुमार का तो सब जनता को मालूम है, रैली में गाने के लिए कहा गया, अब गाने, रेडियो वेडियो सब बंद। ये सारी चीज़ें हुई हैं, वो वैसा नहीं है। इतना सब होता था, देवानंद के साथ हुआ, बहुत लोगों के साथ हुआ। और इमरजेंसी में वो जो हीरोइन थी, एक्ट्रेस कर्नाटक की स्नेहलता रेड्डी, उसके साथ कितना बुरा हुआ है, वो तो लोग, शर्म आनी चाहिए सबको। शोले के क्लाइमेक्स का जिक्र भी आपने हाँ, शोले के वो छोटी छोटी चीज़ें फिर जहाँ से मिली, जैसे मिली, मुझे याद था तो मैंने लिख दिया। जासूसी भी करवाती थी इंदिरा, आपने इसमें लिखा। इंदिरा भी, राजीव भी, वो जिसने किए और जहाँ जहाँ छपा या जिसने भी उसका जिक्र किया, वो सारी चीज़ें, जैल सिंह की कैसे हुई, इवन इन राजीव गांधी का हुआ कि राजीव गांधी के साले साहब को एक पूरा नोट भर के बैग कैसे पहुंचा इटली। वो अच्छा। अभी भी उनकी कहानी बाहर आई है। तो वो सारी चीज़ें, किसने किसकी कराई जासूसी, वो जितना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है या किताबों में है, वो मैंने उसमें दिया है। ये तो हमने देख लिया कि दौर कोई भी हो, जासूसी से कोई परे है नहीं अब। नहीं चली होता, ये हमेशा होता रहा है, मध्यकाल हो, उसके पहले हो, अब हो, आधुनिक काल हो, जासूसों के जासूसी के बिना काम चलता नहीं। चाणक्य ने लिखा है। हाँ, जासूसी भले हम मानते रहे कि कोई आपको देख सुन नहीं रहा, सब हो रहा है। ऊपर जितने लोग बैठे होते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जमीन से उठे लोगों के लिए, ऊपर जितने बैठे कान के कच्चे थोड़े से होते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि जमीन पे कैसे नजर रखी जाए, और एक डर भी है कि कब कोई पलट दे। हाँ, कब कोई पलट दे। ये सैम बहादुर वाले में दिखाया था ये किस्सा, ये मैंने भी जिक्र किया है कि वो, उन्हें खबर मिलती है कि सैम बहादुर पाकिस्तान की तरह पलटा करने वाले हैं, सैम मानेकशॉ, तो उनको बुला के पूछ लेती हैं। तो अच्छा, हाँ, आपने लिखा कि सैम मानेकशॉ के बारे में इंदिरा को ही सूचना मिली कि वो तख्ता पलट कर सकते हैं, तो उन्होंने फोन कर लिया। हाँ, और फिर सैम फिल्म में ही दिखाया कि मिला लिया। सैम मानेकशॉ ने कहा, आपको क्या लगता है? हाँ, तो आपको क्या लगता है, आपको मेरी क्षमता पे शक है? तो वो हंसी ठिठोली में बात फिर वो ऐसे चले गए। हाँ, तो वो चीज़ हुई थी। और गुलजारी लाल नंदा वाला मैंने लिखा, कैसे उन्होंने पूरा 2 सेना की टुकड़ियाँ बुला ली थी। जब गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए, उनको बनाने वाला कोई नहीं ओरिजिनल में, तो उन्होंने अब इंदिरा गांधी, अच्छा ये पूरे तंत्र का मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी के साथ भी हुआ था। एक बार उसने भाषण में बोला था कि आईबी के एक अधिकारी ने मुझे बताया, भाई अभी भी तंत्र में उनके इतने लोग हैं, मैं क्यों बोलता हूँ नेपोटिज्म, क्या पता आईबी में ये बैठा है, रो में बैठा है, मोदी के पीएमओ में बैठा है, वो लोग जिन पे एहसान किए हैं फैमिलीज़ पे पूरे, पहले वो सब जगह घुसे रहते हैं। अब मुझे लगता है कि मोदी ने भी कुछ एहसान किए होंगे, उनकी फैमिलीज़ के लोग वहाँ पे करते होंगे। तो ये चलेगा, सिस्टम होता है, लेकिन इसका जिक्र इसलिए बार बार होता है कि कई बार इस सारे षड्यंत्रों में जो हकदार है, जो वाकई जिसका मेहनत करने के बाद हक बनता है, इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, उनका हक मारा जाता है। तो ये होता रहा है। कुछ सवाल हैं जो हमारे पढ़ाकू पार्टी ग्रुप में आए थे, उनमें से पूछ लेता हूँ। किसी ने पूछा, गयासुद्दीन उस्मानी ने, इंदिरा गांधी ने 2 बार भारत छोड़ने का आह्वान किया था क्या? आह्वान नहीं, मन बना लिया था। खुद जाना आह्वान क्यों करेंगे? खुद जाना चाहती थी। हाँ, मैंने लिखा है, आह्वान गलती से लिखा होगा। हाँ, मैंने किताब में पूरा जिक्र किया है कैसे एक बार वो इंग्लैंड में बसना चाहती थी शायद, या अमेरिका में, मैं भूल गया हूँ, और एक बार नेपाल में, और बाकायदा वहाँ के नेपाल के राजा ने उन्होंने बोला था। एक बार तो नेहरू जी की मौत के बाद ही शायद तुरंत ही, और एक बार इमरजेंसी के वक्त पे। ये पूरा जिक्र किया है मैंने पूरी घटना का। छोड़ के जाना और रेफरेंसेस के साथ किया है। ठीक। अशोक राजपुरोहित ने लिखा कि इंदिरा गांधी और गायत्री देवी के संबंधों की सच्चाई क्या है? इंदिरा गांधी और गायत्री देवी पे एक चैप्टर मेरी बुक में है, और मैंने जो लिखा है उसमें वही कि इंदिरा गांधी, दरअसल होता ये था कि वो वर्ल्ड की टॉप 10 या टॉप नंबर 1 सुंदर महिला मानी जाती थी। उनको दिया था किसी बड़ी मैगजीन ने, वोग ने शायद, और उनका अपना जलवा रहता था। उन्होंने शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था चुनाव जीतने का उस टाइम पे, 1,62,000 पता नहीं कितने वोट से जीती थी। कूच बिहार के महाराजा की बेटी थी शायद, और जयपुर के आमिर खानदान जो है उनके वहाँ ब्याही थी, तीसरी बीवी थी मेरे ख्याल से। तो सुंदर बहुत थी, और वो तवज्जो किसी को देती नहीं थी।
एक बार शायद निर्दलीय जीती और एक बार किसी विपक्षी बट स्वतंत्र पार्टी थी उस वक्त इनकी, राजगोपालाचारी की, मिलजुल कर बने। राजगोपालाचारी की, नहीं राजगोपालाचारी, अच्छा, सी राजगोपालाचारी वाली। तो उससे वो जीती। तो होता वही था, इंदिरा गांधी खुद को मारा नहीं समझते थे। मैंने बताया ना, वो हर चीज़ पे अपना हक था उनका, कोई उनके खिलाफ बोल कैसे जाएगा। वो एक भाव जो आता है ना, वो होता था। तो उनके 2-3 किस्से ऐसे हुए पार्लियामेंट में भी, यहाँ भी उनका जो जवाब होता था वो बड़ा होता था। उनको कट शॉट लाना था, लाइन पे लाना था। उनका रेड हुई, मिला कुछ नहीं, सारी चीज़ें हो गई, उनको अंदर किया गया। और उसके बाद विजय राजे सिंधिया भी वहीं पहुंची। कैसे कैसे लोगों के बीच में उन्हें रखा गया वो मैंने लिखा है। वो पूरी सारी किताबें भी हैं उस पर। फाइनली फिर जब तक उन्हें लिख के नहीं दे दिया कि मैं राजनीति में नहीं रहूंगी, तब तक उन्हें छोड़ा नहीं गया। ठीक। एक सवाल अमित तिवारी का है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी प्रकरण में कितना सच है, कितनी गप है कि वो बहुत ताकतवर हो गए थे इंदिरा शासन में? देखिए, ठीक है कि वो ताकतवर हो गए थे कई चीज़ों पे, मतलब लगता था योगा सिखा रहे थे। लेकिन वो कई बार वैसे रिश्तों की जो बात करते हैं उनमें कुछ किसी को कुछ मेरी जानकारी में मतलब ऐसा कुछ मिला नहीं। उनका राजनीतिक हस्तक्षेप लेकिन ये भी था? होता है कि प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द कोई होता है तो वो कई बार वो दिखाने की कोशिश करता है इसमें, और कई बार वो होता नहीं है लेकिन वो उड़ा देता है। ठीक है। और कुछ उन्होंने छोटा मोटा आश्रम बनाया था, फ्लाइट से चल रहे हैं, कुछ पैसा उनके पास आ गया होगा, वो उन्होंने किया था। तो उस वक्त बहुत विवादों में थे कि इंदिरा गांधी के साथ वो हमेशा दिखते थे कई बार, और वो पर्सनल क्षणों में। मुझे याद आ रहा आपसे बात करते हुए, सुभाष चंद्रा की किताब है जी फैक्टर, उसमें उन्होंने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि उनके थ्रू कैसे ठेका पाया सुभाष चंद्र ने उस वक्त रूस को जो चावल इंपोर्ट करना था, सॉरी एक्सपोर्ट करना था। और फिर उन्होंने बाद में ये भी लिखा कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से अनबन तो हुई, बट वो आखिर तक कुछ ना कुछ पैसा उनके भरण पोषण के लिए इसलिए भिजवाते रहे क्योंकि उन्हें ये याद था कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की वजह से उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा ठेका मिला था, जिसकी वजह से तो लोग ऐसे ही बाद में वो फले फूले। ये सिस्टम में इसको गलत कहा जाए सही कहा जाए, लेकिन लोग कहीं भी आपको अप्रोच करना होगा, मान लो किसी को नितिन को भी इंटरव्यू देना है तो वो कहीं से निकालेगा, चाहे बाहर चाय वाले से सेटिंग करेगा कि यार वो नितिन आए तो मेरी दुकान पर मेरी बात करा तो कई बार मतलब आप कह रहे हैं कि कई बार वो गलत तरीके के इर्द गिर्द लोग पैदा हो जाते हैं, पैदा होते हैं, पहचानता भी नहीं हो उसमें वो इलीगल भी होते हैं, इलीगल मीन्स भी होते हैं और वैसे भी होते हैं। तो ऐसे उन पे आरोप लगे थे। मैं उसमें ज़्यादा गया नहीं अपनी बुक में, तो मैंने जो थोड़ी बात की, लेकिन कई बार मैंने जो बात कहा ना कि उन लोगों के इर्द गिर्द राजा दिनेश सिंह की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो जरूर पढ़ें इसमें कि कैसे ऐसे उड़ गया कि राजा दिनेश सिंह से इंदिरा गांधी के बड़े अच्छे वो हो गए हैं ताल्लुकात। और तो ऐसा मैसेज गया, हालांकि उनके चाचा ने शादी की थी स्टालिन की बेटी से, बिल्कुल, तो इंदिरा गांधी इसलिए प्रभावित थी, इंदिरा गांधी इसलिए प्रभावित थी। तो वो धीरे धीरे उनका आना जाना बढ़ा, उनको विदेश राज्य मंत्री बना दिया गया, तो वो फिर उनको इंदिरा ने डंप कर दिया धीरे से इन्हीं आरोपों के चलते। ठीक। एक बात और है जिसमें कहा गया कि हमने कुछ द्वीप श्रीलंका को दिए थे इंदिरा काल में। मैंने देखिए वो कच्चा तिवू वाली प्रकरण मोदी जी ने भी उठाया था, लेकिन मैंने उसमें ये अपनी बुक में इसको नहीं मतलब लिया, जो मेरे उसमें था वो शायद उस वक्त मेरे दिमाग में आया नहीं होगा, तो मैंने इस पर काम नहीं किया। ओके। 2-4 सवाल और। इसमें प्रभाकर कुमार ने पूछा था, हालांकि किताब इंदिरा पर है मगर फिर भी, कि संजय गांधी इंदिरा के शासन में जो कुछ कर रहे थे उससे उनकी एक इमेज निकल कर ये आती है, और आज भी बड़ा चर्चा उसकी होती है कि वो कट्टर हिंदुत्व में यकीन रखते थे, उनकी कुछ चीज़ें कुछ एक्शंस ऐसे थे। इसमें कुछ सच्चाई आपने पाई पढ़ते लिखते हुए? देखिए, संजय गांधी को मुझे जो पर्सनल लगता है, मेरी अपनी राय कि सब चीज़ बदल के रख दूंगा, ज़मीन से जो लोग नहीं उठते। संजय गांधी थे क्या? संजय गांधी के बारे में कुछ लोगों ने लिखा है, मैंने अपनी किताब में मेंशन भी किया है। वो शौकिया तौर पे कारें चोरी कर लेना, जो बढ़िया गाड़ी देखी कनॉट प्लेस में किसी की खड़ी हुई है और 2-3 दोस्त आते थे, उठाओ और ले जाओ, और जब तक पेट्रोल खत्म नहीं होता तब तक उसको दौड़ाते रहते दिल्ली में, जिक्र भी और रात को छोड़ के निकल गए गाड़ी को कहीं भी। तो वो फंसे भी कब? जब एक गाड़ी जैसी चोरी की गाड़ी लेके भाग रहे थे और उसका एक्सीडेंट हो गया, और वो एक्सीडेंट मारा, पुलिस वाले तुरंत आ गए, उनको उठा ले गए। तो उसने कुछ पता क्या है, नाम संजय पता क्या है, पीएमओ का पता दिया, मजाक कर रहे हो? तब उसने फ़ोन किया, तब पता चला। उन्हीं में एक व्यक्ति था संजय का दोस्त, जिसको एंडरसन को छोड़ा गया था, उसके बदले इसको छोड़ा गया बाद में। वो कभी अमेरिका में फ्रॉड में पकड़ा गया, तब छोड़ा गया। तो ये दोस्त तुरंत भगा दिए। किताब में लिखा है? हाँ, लिखा है। उसी रात सब लोग भगा दिए गए, उसी रात सब लोग भगा दिए गए, रातों रात ये हो गया। वो गाड़ी बाइक में बदल गई, वो डिफेंस ऑफिसर की वो थी, एक डिफेंस के कर्नल की किसी की गाड़ी थी, उस गाड़ी को रातों रात बाइक का नंबर बना दिया गया और वो सब हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि संजय गांधी के साथ क्या था कि जैसे होता ना कि एकदम दुनिया को देखा नहीं,
ज़मीन पे कभी लोगों को समझा नहीं, लेकिन बड़े लोगों को उनको समझने की बहुत थी। सब लोग बड़े बड़े जो मंत्री थे वो सब आगे पीछे घूमते रहते थे संजय गांधी के, साहब ये करो, उन्हें प्रधानमंत्री समझते थे, उन्हें अलग से जैसा बैकग्राउंड था बचपन से, दो जैसे फोन देखा मिले घर हुए थे, पे, हाँ, जो चाहे तब इंदिरा गांधी के फैसले बदल देते थे, कभी भी कुछ करते थे, ये होता था उनके साथ। तो संजय गांधी का जो आपने देखा, उन्हें दो चीज़ देखा, पहले उन्हें लगा कहीं से कैसे भी, अब वो उनकी हिंदुत्व वाली बात हो सकती है कि जो मुसलमान हैं उनके मोहल्ले इस बात पे बहुत हो अलग क्यों होते हैं, इस पे पटेल और नेहरू तक में डिस्कस हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पूरा इलाका क्या है। मुझे यहाँ से उन्होंने इनकी किताब में लिखा हुआ है, जो दिल्ली के वो थे, जो नई दिल्ली से लड़े भी, जो कश्मीर में उस वक्त राज्यपाल बन गए, जगमोहन, और उस एक और वो थे राज्यपाल, उनको कहा कि मुझे यहाँ से वहाँ तक का इलाका बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, ये पूरा का पूरा हटा दो, ये पूरा का पूरा हटा दो। उसमें ये वाली बात भी है कि तुर्कमान गेट, उसमें ये वाली बात भी है कि नसबंदी के जो उस वक्त एक ड्राइव चली, तो वो मुस्लिम इलाकों में फिर जिस तरह से उसमें, क्योंकि ये माना जाने लगा था कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ज़्यादा सख्ती की गई, तो ये माना गया कि संजय गांधी मुस्लिम विरोधी भी। हाँ, ये इसीलिए गया, इसीलिए एक इमेज बन गई। हाँ, और बाई चांस तुर्कमान गेट वो इलाका ही पूरा पुरानी दिल्ली, हालांकि देखिए उनकी बहुत कम उम्र में मौत हो गई, वो आगे चल के अगर कभी कुछ मंत्री, प्रधानमंत्री या कुछ बनते तो शायद ज्यादा बेहतर पता होता कि उनकी पॉलिसीज किस तरफ जाती हैं। हाँ, तब ये है कि तो पता हाँ, नहीं ये था, कहना भी थोड़ा जल्दबाजी और बहुत सारी चीजें तो उड़ जाती। लेकिन ये था कि जब मौत हुई थी तब राजीव गांधी ने, जब हार हुई थी इंदिरा गांधी की, तब राजीव गांधी ने किसी को कहा था मैं संजय को कभी माफ़ नहीं करूँगा। और अंत में हमारी प्रोड्यूसर हैं चेतना काला, तो उन्होंने ये गुजारिश की है कि जब सर खत्म होने वाला हो शो, तो उनसे पूछिएगा कि 5 ऐसी बात बताएं वो जो इंदिरा गांधी में उन्हें अच्छी भी लगी हो। नहीं, मैंने ये पहले ही, हमने मेरे ख्याल शो शुरू में होते हुए बताया था कि अच्छी नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, आपने तो किताब एक नजरिए से लिखी ही है, मैंने उस किताब की, अगर आप 50 उपलब्धियां लिखते तो भी हम लिख देते ढूंढ कर। देखिए, मैंने ना उसमें जो वो था कि इसी में हमने बातचीत के दौरान ही वो 5 बातें बताई थी, और मैंने शायद भूमिका में 5 बातें लिखी भी, जिनमें परमाणु परीक्षण है, 71 का युद्ध और बांग्लादेश के जो टुकड़े होना है, एक उनका सिक्किम का विलय है जो बहुत मतलब मुश्किल काम था। हाँ, बहुत मुश्किल काम था, और भारत को सौगात है एक तरह की उनकी। ये सारी चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें और मैंने उनकी लिखी थी, मुझे भी मतलब वैसे याद नहीं आ रही हैं, लेकिन मैंने उनकी 2 बातें, मतलब 5 बातें ऐसे अलग से एक शो बनाया था पूरा, वो मेरे यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। और मेरी भूमिका में ही मैंने लिखा था, जगली तुरंत ही एकदम से उसमें नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें याद नहीं। जैसा मैंने शुरू में कहा और जैसा आप भी मानते हैं, किसी भी नेता के, किसी भी इंसान के बहुत से पहलू हैं, स्याह और सफ़ेद ही नहीं है, तो ठीक है। नहीं, वो आपकी बात सही है कि दोनों पक्ष होते हैं, लेकिन हर समय हम तो रावण में भी देखते हैं, बिल्कुल रावण में भी देखते हैं कितना विद्वान था और कैसा था, और ऐसा हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति उस तरह की रही है कि उजले पक्ष को भी रखा जाए, वो हमेशा और होता नेताओं है। की तो आलोचना होनी भी चाहिए, नेताओं की होनी चाहिए, एक फैसले पर, लेकिन एक देश का भविष्य, समाज का भविष्य। लेकिन सबसे बड़ी बात वही जिसके लिए मैंने ये बुक लिखी, आम आदमी जो निकल रहा है, उसको कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी कंपनी हो, वो ऐसा प्लेटफॉर्म दे कि जहाँ कोई हेलीकॉप्टर लैंडिंग ना करे, ऊपर से आके लॉन्च हो और वो हो जाए, वो उसको और आएगा तो ये नुकसान होंगे, जो संजय गांधी ने किया, जो इंदिरा गांधी ने किया, वो नुकसान देश को होंगे, इस कंपनी को होंगे। अगर ऊपर से लैंडिंग के कुछ फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी बहुत होते हैं। नीचे से जो आएगा व्यक्ति, उसको पूरा वैसे ही मिले, उसे इस तरह का वो ना हो कि उनका बेटा है, इनका है, इसलिए उसे कई चीज़ें तो वो घर से सीख के ऐसे ही आता है। आत्मविश्वास ही ऊपर से लेके आती है आत्मविश्वास। नीचे के लोग एक एक करके कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनको भरपूर मौके मिलने चाहिए। दैट्स वाई मैंने उन्हें नेपोटिज्म का पहला उदाहरण मानते हुए ये सब उनको ये सारी चीज़ें लिखी। और दुख की बात है, वो आखिरी उदाहरण नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति में अक्रॉस द पार्टी अब ये बीमारी फैली गई, सब जगह, और सबका विरोध होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी। थैंक यू नितिन। तो इंदिरा फाइल्स किताब का नाम है, विष्णु शर्मा लेखक हैं, पढ़िएगा ज़रूर। उन्होंने बड़ी मेहनत से किताब लिखी है, तथ्यों की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, रेफरेंसेस मौजूद हैं, आपको किताब उठानी चाहिए, खंड खंड करके पढ़िए, 50 खंड हैं, और अंत में जो संदर्भ दिए गए हैं उन्हें भी चेक करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कोई भी बात अंतिम नहीं है, कोई भी दलील अंतिम नहीं है। राजनीतिक विमर्श हो, बौद्धिक विमर्श हो, किसी भी तरह का, उसमें कुछ अंतिम नहीं होता, कोई कंक्लूजन नहीं होता। यही अच्छी बात भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने धैर्य से सुना। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे पढ़ाकू नितिन में। थैंक यू।